Flights were stopped yesterday when tens of thousands of Afghans stormed onto the runways, desperate to leave, clinging onto aircraft, trying not to be left behind as the Americans pull out. ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक सीरियस टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। वैसे मैंने पहले किसी और टॉपिक के लिए प्लान किया था, लेकिन इस टॉपिक को सिलेक्ट करने की वजह यह थी, इसका चयन करने का मतलब यह था कि आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, जब रोम में आग लगी थी तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कोई दूसरा टॉपिक लेता हूं तो शायद कुछ वही कहावत चरितार्थ होगी। मैंने टॉपिक चुना है अफगानिस्तान तालिबान 2.0 एवं न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि इस पर इतने सारे व्यूज, इतने सारे चैनल्स, इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स वर्क कर रहे हैं, तो फिर यह टॉपिक में कोई नयापन है या नहीं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नॉलेज सोसाइटी के अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस है। इसका स्ट्रेंथ यह होता है कि इसमें बंडल ऑफ नॉलेज, आप कह सकते हैं कि नॉलेज की खुली पंपिंग होती है, नॉलेज की कोई कमी नहीं होती है। और इसका सबसे बड़ा चैलेंज यह होता है कि कौन सा नॉलेज लें, कौन सा छोड़ें, और इसमें कितने नॉलेज को हम धारण कर सकते हैं, उनको कंटेन कर सकते हैं, ये एक बड़ी चुनौती होती है। तो मैंने इन बातों को रखते हुए आपके सामने मैंने 6 मुद्दे लाए हैं, और मुझे लगता है कि मेरे इस क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज में जब आप इन 6 मुद्दों को डील करेंगे तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का जो बेसिक चैलेंज है और फिर वर्ल्ड ऑर्डर के सामने जो समस्या है वो आपका क्लियर हो जाएगा, और मेरी कोशिश होगी कि दोनों प्रकार के व्यू के साथ मैं न्याय कर सकूं। क्योंकि सोशल साइंस से मैंने खुद ही आप लोगों को प्रशिक्षित किया है कि सोशल साइंस में कभी भी वन मैन डायलॉग नहीं होता है, एक से अधिक इंटरप्रिटेशन होता है। लेकिन उस इंटरप्रिटेशन से हम कैसे डील करेंगे? तो पहला मुद्दा मैंने उठाया है कि कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्ट्रडिक्शन इन अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकी नीति की जटिलता एवं विरोधाभास। क्योंकि देखिए, यूएसए मुख्य प्रोटेगोनिस्ट है, तो अगर हम यूएसए को सबसे पहले पेज पर नहीं रखते तो लगता है कि इस टॉपिक के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। हमें संयुक्त राज्य अमेरिका को और उसकी नीति को सबसे पहले देखना पड़ेगा। दूसरा इश्यू मैंने उठाया है कि व्हाई डिड डिफेंस मैकेनिज्म कोलैप्स, व्हाई डिड डिफेंस मैकेनिज्म कोलैप्स जस्ट एज द हाउस ऑफ कार्ड्स। अफगानिस्तान की सुरक्षा ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गई। इसमें आप देखेंगे जितने मुख उतनी बातें, जितने चैनल्स उतने व्यूज, जितने जर्नल्स उतने विचार। तो इसमें हम क्या माने? थर्ड, साइगॉन मूवमेंट अथवा स्वेज नहर मूवमेंट ऑफ अमेरिका। एक बात तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप जो मेरे चैनल्स पर हो वो अधिकांश बच्चे वो है जो मेरे प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज को देखा है, हमारे व्यूअर्स ने भी देखा है। तो बिना हिस्ट्री की समझ के वर्तमान की समझ विकसित नहीं होती, आपको पता है। और आप यह भी जानते हैं कि जितनी भी इतिहास या वर्तमान की जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी व्यक्तित्व हैं, जिनके भी विचार हैं, वो सबकी जन्म कुंडली, सबका होरोस्कोप इन हिस्ट्री, सबकी जन्म कुंडली इतिहास में होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर आपने देखा होगा कि हर जगह इतिहास उभर के आता होगा। आप जब डिफरेंट चैनल्स पर जाते होंगे तो कहीं कोरियाई संकट की चर्चा हो रही होगी, कहीं वियतनाम संकट की चर्चा हो रही होगी। हाँ, यकीनन स्वेज नहर संकट की चर्चा कहीं नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं चर्चा करने वाला हूं, इसकी एक वजह है। और चौथा इश्यू हमने उठाया है व्हाई एंग्जाइटी इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान के लोगों में चिंता एवं भय का कारण जायज है या ओवरब्लोन है, एग्जेजरेशन है, अतिशयोक्ति है, क्योंकि तालिबान बदल चुका है। ऐसा तो नहीं है, इन दोनों पक्षों को देखना होगा। नेक्स्ट वन, अफगानिस्तान के पड़ोसी देश, यानी व्हाई एंग्जाइटी फॉर नेबर्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों तथा शेष विश्व के समक्ष चुनौती क्या है। नेक्स्ट वन, चैलेंजेस बिफोर इंडिया, भारत के समक्ष चुनौती क्या है।
तो इतनी सारी 6 इश्यूज के दोनों पक्षों को देखते हुए हम आपके समक्ष मुख्य मुद्दे को रखेंगे एंड वंस अगेन यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ अ जज। मैं यह नहीं कहूंगा आप इस विचार को मानिए या उस विचार को मानिए, आप एक जज की तरह इसमें रोल प्ले करेंगे, जैसा कि आपने पीछे भी किया था हमारे टॉपिक में शिवाजी और महाराणा प्रताप के राष्ट्रीय शासक होने के मूल्यांकन में, या आप वैदिक आर्यंस पर भी अपने विचार दे चुके, इस पर भी आप अपने विचार देंगे। और मैं एक बात और भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने पहले इस पर अफगानिस्तान पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया हुआ है प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज में। उसका टाइटल आपको याद होगा, अफगानिस्तान वैश्विक साम्राज्यों का कब्रिस्तान। तो इसलिए इस तथ्य को भी आपको ध्यान में रखना है कि आप में से कुछ लोग अगर पीछे जाकर उस लेक्चर को सुन सकें तो इससे समझने में और भी आपको सुविधा होगी। तो चलिए आते हैं पहले मौके। पहले मैंने एक एक इशू उठाया, अमेरिकी नीति की जटिलता एवं विरोधाभास। अब बिना इतिहास के वर्तमान की व्याख्या कैसी होगी, मुझे तो लगता है मैंने बार बार यही चीज कही है और वह चीज आपको हर जगह नजर आएगी। आप टीवी चैनल पर भी देखेंगे तो वहां पर बार बार यूएसए के पिछले कारनामों की याद आती है। तो पहले तो हमें यह देखना है कि यूएसए की पॉलिसी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्योंकि मैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में देखता आ रहा हूं, कई बार मुझे भी बहुत इरिटेशन होता है और समझ नहीं पाता हूं कि यूएसए है क्या, ये कौन सी मिस्ट्री है जो पूरे वर्ल्ड को एक भ्रम में रखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसकी नीति की जटिलता क्या है। पहले आते हैं जैसे अफगानिस्तान, इस मानचित्र को देखिए। ये मानचित्र आपका, ये सेंट्रल एशिया में जो उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान, जैसे आप देखते हो इसके 6 नेबर्स हैं, और इसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है। और आपको आश्चर्य होगा कि हम इंडिया अब इसके नेबर तो नहीं रह गए। अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अगर इंडिया का हिस्सा होता, जो पार्टीशन के समय ऐसा दृश्य बन रहा था जो पॉसिबल भी नहीं था व्यावहारिक रूप में, तो शायद इंडिया फिर मिल पाता, लेकिन वो हम उसके बॉर्डर पर नहीं है। लेकिन चाइना थोड़ा सा ही सही आप देखें वो उसके बॉर्डर पर विद्यमान है। तो कुल मिलाकर 6 कंट्रीज है, ईरान को काउंट कर लें तो आप, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, चीन और ईरान। तो ये उसके नेबर हैं, उसके बॉर्डर उनसे टच होते हैं। और ये अफगानिस्तान एक सेंट्रल एशियन स्टेट है। और इसके नॉर्थ में जाएंगे तो आप अगर देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, वो कोर सेंट्रल एशिया का रीजन है, जिसका जियो पॉलिटिशियन जो मैकेंडर था उसने बहुत पहले सेंट्रल एशियन रीजन को एक हार्टलैंड घोषित किया था, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में स्पष्ट कर दिया है। उसका कहना था कि जो हार्टलैंड पर प्रभुत्व रखेगा वह पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व रखेगा, पूरी दुनिया पर उसकी हेजेमनी होगी। तो रूस, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि एक दूसरा भी थिंकर है, जैसे टी.आर. महान है, स्काइप मैन है। तो लोग कहीं ना कहीं वो लोग पोर्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे या ओशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो रूस के साथ समस्या रही थी इतिहास में हमेशा, उसको पोर्ट पर पहुंचने के लिए लैंडलॉक, या तो एक तो काला सागर में वो निकल सकता था, यहाँ पर उसकी बेहतर स्थिति थी नहीं काला सागर में नेविगेशन की, और यहाँ पर भी उसके बहुत सारे ब्लॉकेज थे। तो इधर आने के लिए, उसको अरब सागर में आने के लिए वो हमेशा अफगानिस्तान की तरफ देखता था, क्योंकि यहाँ उसका रास्ता खुल सकता था। ब्रिटेन कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया में उसको इनकेज करके रखना चाहता था, क्योंकि उसको डर था कि इंडिया थ्रेटन हो जाएगा। तो इसकी पूरी कहानी मैं आपको ग्रेट गेम में बता चुका हूं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नए पावर के रूप में यूएसए की ताजपोशी हुई और ब्रिटेन एक सुपर पावर का स्टेटस खो दिया। तो जिस समय ब्रिटेन को रिप्लेस किया यूएसए, उसी समय उसका दायित्व भी अब यूएसए के सिर आ गया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसकी नीति की पहली जटिलता है कि अफगानिस्तान के संदर्भ में यूएसए की नीति के 3 पहलू हैं। उन तीनों पहलू पर नजर डालिए। एक पहलू है जिसे हम कहते हैं सामरिक हित, यानी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, यानी सामरिक हित। सामरिक का मतलब तो आप जानते हो, युद्ध संबंधी, यानी मिलिट्रली इट इज मोर इंपॉर्टेंट। दूसरा आप कह सकते हो, अगर इंग्लिश में कहें तो, ह्यूब्रिस ऑफ कोल्ड वॉर विक्ट्री,
ह्यूब्रिस ऑफ कोल्ड वॉर विक्ट्री, मतलब इसका मैं दोनों लैंग्वेज में बोल देता हूं। इसको कहते हैं शीत युद्ध की विजय का अहंकार। माने एक अहंकार भी है कि भाई जैसे आप देखोगे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, बड़े बड़े रूलर होते हैं, उनमें एक तरह का ईगो होता है कि हम जीतेंगे, हमें जीतना चाहिए, हर कॉस्ट पर जीतना चाहिए। यूएसए में भी वह ह्यूब्रिस था, वह ईगो था, वह एरोगेंस था कि वी हैव टू विन द कोल्ड वॉर एंड वी हैव टू इमर्ज टू बी अ विक्टर पार्टी। और तीसरा फैक्टर काम कर रहा था प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स मतलब प्रजातंत्र और मानव अधिकार को सुरक्षा। प्रजातंत्र और मानव अधिकारों को सुरक्षा, मतलब इसको शॉर्ट में कर देता हूं, प्रजातंत्र एवं मानव अधिकारों की सुरक्षा। क्यों? ये इसका यूएसपी है। जैसे यूएसए हमेशा दुनिया को यही ठगने का प्रयास करता रहा, हमेशा विफुल बनाने का प्रयास करता रहा कि देखो भाई मैं पहला कॉलोनी इस वर्ल्ड का, आप हम पर भरोसा रखो, हम आपके बड़े भाई की तरह हैं। और दूसरी बात है कि हम दुनिया के पहले डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया है, तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी फैलाना ये हमारा दायित्व है। और इसी में उसने एक फिलोसोफर का आपने नाम सुना होगा, आप इमैनुअल कांट, तो उसने कांट के विचार के आधार पर एक डेमोक्रेटिक पीस का कॉन्सेप्ट लाया था। वो डेमोक्रेटिक पीस का मतलब हुआ कि दुनिया में अधिक से अधिक देशों का डेमोक्रेसी होना चाहिए और उनके बीच एक कम्युनिटी ऑफ नेशंस होना चाहिए, उनके बीच आपस में तालमेल और सहयोग होना चाहिए। तो ये इसका तीसरा है। लेकिन माय स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए आती है, ये पहलू उसका केवल प्रोपेगेंडा है। इसके लिए वो कभी ईमानदारी से, जब से वो सुपर पावर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एंड रिप्लेस किया ब्रिटेन को, तब से लेकर आज तक इस दिशा में काम नहीं किया। ओके, इसने इसकी पॉलिसी में जटिलता लाई। आप देखो जटिलता ऐसे आई कि आप इसको ऐसे सोचें जस्ट कि जब इंडिया का फ्रीडम मिला, भारत को स्वतंत्रता मिली, तो यह बात ब्रिटेन को भी लग रहा था कि इंडिया नॉन अलाइंड रहेगा। तो पाकिस्तान को जो बनाया गया, क्रिएट किया गया, उसमें कहीं ना कहीं यूएसए की भी साजिश थी, क्योंकि भविष्य में अफगानिस्तान का जो सामरिक महत्व है, और अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो डायरेक्ट किसी को अपनी पकड़ वहां बनाने नहीं देता है। तो एक कंट्री ऐसा होना चाहिए जहां अफगानिस्तान में पांव जमाया जा सके, और उन्हें विश्वास था कि आज न कल रूस इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। तो सोवियत रूस और कोल्ड वॉर चल रहा था। तो इसलिए एक तरह से अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एंड इन द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, पाकिस्तान अगर यूएसए का इतना प्यारा बच्चा हो गया, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी पाकिस्तान का सामरिक महत्व। और उसने पाकिस्तान को पाला पोसा, उसको हथियार दिए, और उसके हाथ में वर्चुअली अफगानिस्तान की चाबी दे दी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की कोई भी पॉलिसी फ्यूचर में डील होनी थी तो पाकिस्तान के सहयोग से होनी थी। ओके, अब ह्यूब्रिस ऑफ कोल्ड वॉर शीत युद्ध की विजय से हमारा आशय यह है कि अमेरिका के तमाम प्रयासों के बावजूद भी सोवियत रसिया 1979 में अफगानिस्तान में प्रवेश करने में सफल हो गया। उस समय ब्रेजनेव वहां के प्रेसिडेंट और प्लस कम्युनिस्ट पार्टी का चीफ सेक्रेटरी था। तो ब्रेजनेव ने ही सबसे पहले यह कदम उठाया, और 1979 में जो अपने आप में बड़ा ही रिस्की गेम था, और फिर यूएसए को का ईगो भी हर्ट हुआ, और उसे लगा कि अरे ये तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के जो प्लेस हैं, जो अफगानिस्तान जैसे इंपॉर्टेंट जो हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, और सोवियत रशिया को फिर अरब सागर में घुसने का पूरा अवसर मिल जाएगा, और कोल्ड वॉर में हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो फिर यूएसए ने अपनी पूरी जान लगा दी। पाकिस्तान उसका शिष्य पहले से ही तैयार था, पाकिस्तान को खड़ा कर दिया, क्योंकि सोवियत रशिया का इधर बढ़ना पाकिस्तान के लिए भी खतरा था। 1979 में ही जुल्फिकार अली भुट्टो को डेथ सेंटेंस हुआ, और वो पाकिस्तान का जनरल जियाउल हक ने मिलिट्री टेक ओवर किया, और जनरल जियाउल हक को दुनिया में मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन यूएसए ने उसको एक नया जॉब दे दिया। उसी समय
खून से रगे हुए हाथ से यूएसए ने उस कोल्ड वॉर में प्रवेश किया, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो जब उसने इतना एक्सट्रीमिस्ट स्टेप उठाया था और किसी प्राइम मिनिस्टर को हैंग टू डेथ किया था, फिर भी इतना गुड जॉब दिया यूएसए ने, क्योंकि उसका वहां स्वार्थ सध रहा था। तो इस तरह से नंबर 1। नंबर 2 कि अब यूएसए को ऐसा लगा कि हमें हर स्थिति में कोल्ड वॉर जीतना है। तो आपको मैंने अफगान सोसाइटी के बारे में बताया कि डिफरेंट वहां रेसेस हैं, उनको ट्राइब्स बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो मौलिक पहचान है वो ट्राइबल पहचान है, बाकी सारी पहचान गौन हो जाती है। तो उसमें आप देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की है, और वह ट्राइब्स हैं जैसे पख्तून है, उज्बेक्स हैं, हजारा तो खैर शिया हैं, तो पख्तून है, उज्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं। पख्तून, ताजिक, उज्बेक और हजारा, ये 4 है। उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, यानी रेसेस हैं। तो क्या है कि अब बहुत सारे ट्राइब्स थे, और जब सोवियत रूस ने वहां प्रवेश किया तो उन सभी के ईगो हर्ट थे, और वैसे भी अफगानिस्तान के वो बहुत सारे वॉर लॉर्ड्स हैं, और वे वॉर लॉर्ड्स कभी भी फॉरेन इंटरवेंशन को बर्दाश्त नहीं करते, तो वो सब खड़े होने लगे। यूएसए ने उनको वेपन सप्लाई किया, वहां तक तो ठीक था। लेकिन जो यूएसए का जो डिफेंस सेक्रेटरी जिसका नाम ब्रेजेनेस्की था, उसने अपने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-56 राइफल लेकर जो उन्हें कहा कि यह आपको आज़ादी दिलवाएगा, इसकी चर्चा मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूं। और अल कायदा तो खैर बाद में बना, लेकिन एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ओसामा बिन लादेन को भी वहां खुली छूट दी गई। ये सब कुछ हुआ, यानी उस क्षेत्र का जिसको कहोगे फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स को प्रोत्साहन देने वाला काम यूएसए ने किया। खैर, सोवियत रशिया को हार कर लौटना पड़ा, अपने 50,000 सोल्जर्स भी उसने गंवाए। अब 1989 में, अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो सब इतिहास में पढ़ा हुआ है, 1989 में अंत में सोवियत रूस ने एक संधि करके, गोर्बाचोव वहां का प्रेसिडेंट था, और गोर्बाचोव थोड़ा लिबरल भी था, और सोवियत रशिया की इकोनॉमी बहुत बुरी हो चुकी थी उसकी हालत। तो फिर गोर्बाचोव ने उसे वापस ले लिया, वहां से अपनी सेना को विड्रॉ कर लिया 1989 में यूएसए के साथ संधि करके। उस समय बात यही तय हुई थी कि पीसफुल ट्रांजिशन होगा अफगानिस्तान में, वहां भी इलेक्शंस कराए जाएंगे और वहां एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी। तत्काल जो सोवियत रूस के द्वारा इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट नजीबुल्लाह के अधीन थी, और यही बात हुई थी कि उस गवर्नमेंट को अभी तत्काल छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। सारी बात हुई। अब इधर से यूएसए का इंटरेस्ट सीज कर गया, चूंकि सोवियत रशिया निकल गया। अब उसके आगे की दास्ता आपको सोवियत रूस के परिप्रेक्ष्य में सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि सोवियत रूस 1989 में वहां एक बड़ा बदलाव की लहर आई, क्योंकि गोर्बाचोव ने तो बदलाव लाना शुरू कर दिया था 1985 में ही। आपने गोर्बाचोव के बारे में सुना होगा कि थोड़ा लिबरल प्रेसिडेंट था, उसने बदलाव की स्थिति शुरू कर दी थी, और फिर 1991 तक उस बदलाव का परिणाम हुआ, या उसकी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति का परिणाम हुआ कि सोवियत रूस का विघटन हो गया। और जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तो इस चेंज की प्रक्रिया ईस्ट यूरोपियन सोशलिस्ट कंट्रीज में भी शुरू हो चुकी थी, और वहां भी एक के बाद दूसरी पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिरने लगी, और अंत में तो हद हो गई। 2 और भी नेशन, जिसका नाम था यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीस कॉन्फ्रेंस में बने थे, वो भी डिसइंटीग्रेट कर गए। तो दुनिया में जब कम्युनिज्म का जनाजा निकल रहा था, तो यूएसए इस सुंदर दृश्य को देखने में खो गया। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि जिस अफगानिस्तान में हम इतने सारे वॉर लॉर्ड्स पैदा करके आए हैं, AK-56 राइफल्स को हम बिछा कर आए हैं, अत्याधुनिक हथियार देकर आए हैं, और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को पाल पोस कर आए हैं, उस अफगानिस्तान का क्या हाल है और उन तत्वों का क्या हाल है, यूएसए ने सूझ लेने की कोशिश नहीं की। अब चाबी तो पाकिस्तान को पहले मिली हुई थी, पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया और अफगानिस्तान के मामले में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगा। हालांकि पाकिस्तान ने उस समय एक वॉर लॉर्ड को तैयार किया था वेपन्स देकर और सहायता देकर। उस वॉर लॉर्ड का नाम था गुलबुद्दीन हिकमतयार, और चाहा कि भाई हम अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें। 1991 में पहले नजीबुल्लाह की सरकार के अगेंस्ट में डिफरेंट वॉर लॉर्ड्स ने चढ़ाई की थी। वॉर लॉर्ड्स क्यों कहते हैं उसको, मैं उसका कारण बताता हूं।
एक्चुअली इस टर्म का प्रयोग पहले चीन के संदर्भ में हुआ था। चीन का आप देखेंगे जो वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी, उससे पहले चियांग काई शेक की सरकार थी, तो नॉर्थ चाइना में बड़े बड़े क्षेत्रीय ताकत मतलब सामंत की तरह स्थापित हो गए थे और उनके पास अपनी मिलिशिया होती थी, अपनी सेना होती थी, पावरफुल होते थे और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं थे, तो उन्हीं को कहा जाता था वॉरलॉर्ड्स। और फिर उन वॉरलॉर्ड्स को जीतने के लिए एक नॉर्दर्न अभियान चीन के गवर्नमेंट ने आरंभ किया था। उसी प्रकार के वॉरलॉर्ड्स, बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स तो ऑलरेडी रूस में हैं, क्योंकि वो बहुत सारे अफगान मुजाहिदीन हैं, उन्होंने अपने अपने ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन को बना रखा है, उनके पास वेपन्स थे। और विशेषकर जब यूएसए ने सोवियत रशिया के टाइम में जब वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर, तो उसमें उन्होंने अपने वेपन्स, बहुत सारे वेपन्स दे डाले थे। तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाद में तो ये स्थिति हुई थी, क्योंकि तो मैं 1989 से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि AK-56 और AK-47 राइफल्स जो दुनिया में मिलते थे, और साउथ एशिया के प्राय बड़े बड़े जो गैंग्स होते थे उनके पास AK-56 और AK-47 अफगानिस्तान के रास्ते पहुंचते थे। लेकिन यूएसए को इतनी फुर्सत नहीं थी। पाकिस्तान उधर गुलबुद्दीन हिकमतयार के माध्यम से वो फिर अफगानिस्तान पर कब्जा करने या वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। नजीबुल्ला की सरकार को लगा कि भाई इतने सारे वॉरलॉर्ड्स का हम सामना नहीं कर पाएंगे, विशेषकर तब जब सोवियत रूस कोलैप्स कर चुका था और वहां से उसको सहायता मिलनी बंद हो गई थी। तो फिर वहां से वो भागने की कोशिश करते हुए इंडिया की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। तब तक दो वॉरलॉर्ड्स का ग्रुप था। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट था अहमद शाह मसूद, जिसको पंजशीर की घाटी का शेर कहते हैं, लाइन ऑफ पंजशीर। तो पंजशीर का मतलब होता है 5 लाइन्स। मैं आपको मैप पर दिखाऊंगा उसके बारे में। On the streets of Kabul, his face is one of the most familiar sights. Ahmad Shah Massoud is everywhere. On picture postcards, on car windscreens, he even has a roundabout named after him, Massoud Circle. The former leader of the Northern Alliance was assassinated 10 years ago by 2 members of Al-Qaeda posing as journalists. जैसे पंजशीर यहाँ है, यहाँ तो मजारी शरीफ इस पर आपको नहीं दिया है, आपको आगे दिखेगा। यहीं पर पंजशीर कहीं है, इसी जगह पर पंजशीर होगा। तो पंजशीर की घाटी का वो शेर कहलाता था, वह उधर से उत्तर से बढ़ा और एक और भी मिलिशिया ग्रुप था, एक और भी वॉरलॉर्ड का ग्रुप था और उस वॉरलॉर्ड का ग्रुप का नाम था अब्दुल रशीद दोस्तुम। तो अब्दुल रशीद दोस्तुम ने ही एयरपोर्ट वगैरह पर कब्जा कर लिया। नजीबुल्ला भारत आना चाहता था, भारत आने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, पकड़ा गया और वो नहीं भाग सका इंडिया से। वो जाकर यूएनओ में जाकर छिप गया और यूएनओ में जाकर शरण ले ली। बाद में इस वॉरलॉर्ड्स में गुलबुद्दीन हिकमतयार को अहमद शाह मसूद ने पीट कर वहां से भगा डाला। पाकिस्तान का हाथ नीचे आ गया। पाकिस्तान 92 से 96 के बीच कब्जा नहीं कर सका। अब मैं आपको इस तालिबान का ओरिजिन नहीं बताने पर समय खर्च करना चाहूंगा, क्योंकि आपने इतने सारे टीवी चैनल्स पर सुन रखे हैं कि हु वेर तालिबान्स, तो आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। क्योंकि देखो, ये तालिबान्स और कोई नहीं है। ये तालिबान्स बेसिकली तालिब शब्द होती है शिक्षा। ये पख्तून मूवमेंट की उपज है। पख्तून एक खास सबसे बहुसंख्यक ट्राइब है अफगानिस्तान का। और मैं आपको बताऊं कि जैसे ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का भी जो सीमा है ये डुरंड लाइन है और डुरंड लाइन से इधर भी पख्तून है और उधर अफगानिस्तान में 42% पख्तून है। तो इसी पश्तो मूवमेंट की उपज था। वो पश्तो भाषा का प्रयोग होता था और इनको एक सेमिनरी में, जिनको कहते हैं एजुकेशनल सेमिनरी बोलते हैं, एक शिक्षा केंद्र में, मदरसा में इनको विशेष रूप से धार्मिक शिक्षा दी गई थी। सऊदी अरेबिया ने पैसे खर्च किए थे, अमेरिका के वेपन्स लगे हुए थे, पाकिस्तान के भी पैसे लगे हुए थे और इसी सोवियत रशिया के अगेंस्ट में तैयार किया गया था। अब ये बन गए पाकिस्तान के एक महत्वपूर्ण स्तंभ। 1995 के बाद, जबकि अहमद शाह मसूद की सरकार वहां बनी थी, वो डिफेंस मिनिस्टर था और वो बार बार कब्जा करने का प्रयास करता रहा। 95 में तो काबुल तक पहुंच गया, लेकिन पिट कर फिर वो वापस हो गए। किंतु 96 में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों ने पूरी ताकत लगा दी उसको स्थापित करने में और फिर उस समय तक यूएसए तमाशा देख रहा था। और फिर तालिबान जब पाकिस्तान में 96 में घुसा है
तो उसके बाद की स्थिति है कि अहमद शाह मसूद, अब कारण जो हो, हालांकि उससे वो बहुत बड़ा अच्छा वॉरियर रहा है, और उसके बारे में अगर जितने भी वॉर लॉर्ड्स हैं उनमें अगर सबसे आपको बेहतर इमेज दिखेगा तो अहमद शाह मसूद का दिखेगा, और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज का भी समर्थन उसे प्राप्त था। तालिबानियों ने उसको अंत में काबुल से, जब काबुल में तालिबानी घुसे तो अहमद शाह मसूद वहां से विड्रॉ करता हुआ नॉर्थ को लौट गया और जाके पंजशीर की घाटी में बैठ गया। लेकिन पंजशीर की घाटी में वो नहीं बैठा था, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक नॉर्थ वेस्ट के एक अच्छे क्षेत्र पर उसने कब्जा जमाया हुआ था। मतलब तालिबानियों का कब्जा 2/3 क्षेत्र पर था, और लगभग 20% क्षेत्र पर अभी भी अहमद शाह मसूद और उसके सहयोगियों का कब्जा रहा था। अब वहीं पर देखिए, मैंने यूएसए की पॉलिसी की जटिलता मैंने आपको इसलिए बताई कि जब पाकिस्तान, जबकि अहमद शाह मसूद यूएसए का प्रॉप था, मतलब प्रॉप अभी नहीं, अब आगे होने वाला है, हाँ अभी भी यूएसए के प्रभाव में था, और यूएसए से उसकी कहीं ना कहीं अप्रूवल था उसके लिए। तो जब पाकिस्तान उसके नाक के नीचे जब वहां पर बैठा देता है, तो अब आप ही बताइए उस समय यूएसए क्यों चुप था। और तालिबानी ने घुसते ही, जबकि उसने घोषणा की थी कि हम एमनेस्टी देंगे, मतलब लोगों को हम माफ कर देंगे जो उसमें फंसे हुए उलझे हुए लोग हैं, और जो पहले रशियन गवर्नमेंट का भी साथ दिया है। लेकिन आश्चर्य आपको कि एमनेस्टी कहते हैं पूरी तरह से आप लोगों को मुक्त कर देंगे, मतलब आपको कोई दंड नहीं देंगे, ये उसने प्रॉमिस किया था। लेकिन जिस समय नजीबुल्लाह को यूएनए के ऑफिस से खींचकर, माने उसके परिसर से खींचकर, उसके पैर काट के, उसके आंख को अंधा बना के, उसके कनपट्टी में गोली मार के और लैंप पोस्ट पर अपनाया गया, खड़ा किया गया, उसके मुख में सिगरेट ठूस दिया गया। एक बुक निकली है एनमीज एनमी, उसमें मैंने जब पढ़ा था वो दृश्य तो मैं कांप गया था कि किसी भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इतनी बेरहमी से मारा जाए, वो भी यूएनओ के ऑफिस से खींचकर मारा जाए। अब आप बताइए कि इंटरनेशनल लॉज के प्रति उसे कोई सम्मान नहीं था। और फिर यूएसए उस समय तक तमाशा देखता रहा, क्योंकि यूएसए ने तो अफगानिस्तान की चाबी पाकिस्तान को दे रखी थी, और यूएसए के मन में कहीं बना हुआ था कि जब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में है तब तक हम हैं, यह उसके मन में बना हुआ था। अब देखिए बात बिगड़नी शुरू हुई तब वहां पर मुल्ला उमर वहां हेड हुआ, और तालिबान की गवर्नमेंट स्थापित हुई। हमें याद है कि जब एक प्लेन को हाईजैक करके अफगानिस्तान में उतारा गया था, जिसमें डिमांड रखा गया था वो जैसिर मोहम्मद का हेड बाद में बना उसके मुक्ति के लिए, तो मुझे याद है हाफिज अहमद, तो मुझे याद है उस समय अफगानिस्तान की सरकार ऐसी लॉबिंग कर रही थी वहां जैसे मानो न्यूट्रल ब्रोकर हो और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानती हो, जबकि कोई देश ने उसे मान्यता नहीं दी थी। और वो सारा जो प्लान था वो पाकिस्तान में बना था और अफगानिस्तान की सहमति से यह सब कुछ हुआ था। प्लेन हाईजैक हुआ, फिर इतने जो हार्डकोर क्रिमिनल है उसको छोड़ा गया, उसके बाद इंडिया ने अपना प्लेन हाईजैकिंग की पॉलिसी ही बदल डाली। ये सारी घटनाएं हुए, यूएसए उस समय तक मूक दर्शक था, जैसे यह दुनिया की समस्या हो, इंडिया की समस्या हो, बाकी लोगों की समस्या हो, हम तो महफूज हैं। जब 9/11 की घटना हुई, हमें याद है कि 11 सितंबर 2001, उससे 2 दिन पहले 9 सितंबर को बड़ी चालाकी से तालिबानियों ने, अल कायदा ने और ओसामा बिन लादेन ने पहले अहमद शाह मसूद को मरवा डाला। अब अहमद शाह मसूद जब मारा गया तो एक बहुत बड़ा यूएसए का स्ट्रॉन्ग एलाई हाथ से निकल गया, और तब उसने 2 दिनों के बाद, दोनों के बीच कुछ कनेक्टिविटी हमें लग रही है, 2 दिनों के बाद उसने 9/11 की वह घटना की जिस पर अमेरिका पर आप टेररिस्ट हमला कहते हो। तब तो अमेरिका स्टन रह गया। उसने उस समय मुल्ला उमर ने उसे ऑलरेडी अपने यहाँ पनाह दे रखी थी, तो अमेरिका ने उन्हें कहा कि भाई आप सुपुर्द करो, तो मुल्ला उमर ने स्पष्ट कह दिया कि इनके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं है और हम अपने यहाँ किसी शरणार्थी को बाहर नहीं करते। अब यूएसए जब इन्वेड किया उस समय हमें याद है, जरा यूएसए को याद दिलाने की जरूरत है, पूरी दुनिया के सामने, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता क्योंकि मैं उस समय कहीं और था और होटल में हमने वो न्यूज़ देखा था जो 9/11 का हमला हुआ था, और पूरी दुनिया शांत थी, पूरी दुनिया शांत थी, पूरी दुनिया का समर्थन और सहानुभूति यूएसए को प्राप्त हुई, जो उसने इराक वॉर में तुरंत ही खो दिया। फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूएसए का बहुत बड़ा राइवल हुआ करता था। उस फ्रांस ने घोषणा की थी कि
एटलीस्ट फॉर टुडे वी ऑल आर अमेरिकन्स। कम से कम आज हम सभी लोग अमेरिकन हैं। मतलब फ्रांस ने ध्वनि मत से खुद उसने समर्थन किया यूएसए का और उम्मीद की कि दुनिया भी करे। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ही ब्रस्ट इनटू टीयर्स, उसके आंखों से आंसू निकल गए। उसने कहा कि या तो आप अमेरिका के साथ हैं, नहीं तो आतंकवाद के साथ। इतनी बड़ी शर्त पूरी दुनिया को रख दी कि आप हमारे साथ इस वॉर में चलिए। यूएनए स्पॉन्सर्ड वॉर हुआ, अफगानिस्तान में तालिबानियों को खदेड़ा गया। अमेरिका ने शुरू में अपनी आर्मी नहीं उतारी थी, क्योंकि मैं यही देखना चाहता था कि वेदर अमेरिकन शुड प्रेफर टू ब्रिंग देयर बूट्स ऑन अफगानिस्तान और नॉट। क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी अपना बूट नीचे गिराया, यानी जिसने अपने सोल्जर्स को उतारे, वो मुश्किलों में फंस गए। हम लोगों का कैलकुलेशन यह था कि वो अपना आर्मी नहीं उतारेगा, वो लोकल मिलिशिया का यूज करेगा। और शुरू में उसने वही किया, नॉर्दर्न अलायंस का यूज किया। और नॉर्दर्न अलायंस में वही अहमद मसूद तो खैर मर चुका था, लेकिन उसका बेटा भी उसमें तो बहुत छोटा था। लेकिन बाकी उसके जो और एलाइज थे, उस एलाइज को अपने ग्रुप में बनाकर और उसने वो संघर्ष किया। उस संघर्ष उसने चलाए और तालिबानी भाग गए। यूएनओ जो स्पॉन्सर्ड ये वॉर है वो सफल हुआ फॉर टाइम बिंग। लेकिन ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर दोनों निकल गए वहां से। 2003 में इसको नेटो ने पूरी तरह से कमान अपने हाथों में ले लिया। वैसे भी तो नेटो का ही वॉर था बेसिकली। और इसमें आप देखते हैं कि धीरे धीरे अमेरिकी सैनिक और नेटो के सैनिक बढ़ने लगे। 1 लाख तक सेना पहुंच गई। तो अपनी सेना भी उतारी गई 2003 के बाद। और इसके बाद आप देखते हो कि वो धीरे धीरे वहां पर एक यूएसए, उसमें उस आर्मी का नाम था इसाफ। कई लोग बोलते थे इसाफ है, इंसाफ हो गया नहीं। वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्म्ड फोर्स उसका फुल फॉर्म था। तो इसाफ ने अपना काम करना शुरू किया। 2014 तक इसने अपना काम किया है। अब देखिए, हम यहां पर आपको यह कहना चाहते हैं कि आज यूएसए यह बोल रहा है कि नहीं, वी हैव नॉट गॉन देयर फॉर नेशन बिल्डिंग, फॉर promoting a centralized democracy. We have to take revenge of the attacks which were inflicted on USA. So our mission has been accomplished. यही स्टेटमेंट जो बाइडेन का भी रहा है, एंटोनी ब्लिंकेन का भी रहा है, और जो भी बड़े यूएसए के हुक्मरान हैं उनका रहा है। लेकिन यूएसए से पूछिए कि हर बार हर प्रेसिडेंट, क्योंकि 4 प्रेसिडेंट का टेन्योर तो इसने देखा है। शुरू के जो 2 प्रेसिडेंट थे, जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने तो पूरी दुनिया को प्रॉमिस किया था कि हम एक बेहतर विश्व लाएंगे। और उसके आगे जो बराक ओबामा आए, वो 2012 में, आप उनका स्पीच आज भी सुनिए, आज हर कुछ रिकॉर्डेड है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने पीछे ऐसा नहीं कहा होगा। ही हैज गिवन द स्टेटमेंट। उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है, पता नहीं आप लोगों ने किसी चैनल में देखा है या नहीं, 2012 में, कि द अमेरिकन्स वुड नेवर डेजर्ट यू, माय डियर अफगान्स, द अमेरिकन्स वुड नेवर डेजर्ट यू। अब सवाल उठता है कि आपने एक बार वादा किया कि अमेरिकन्स वुड नेवर डेजर्ट यू, और उसके बाद आप पलट रहे हो। खैर, जो बाइडेन कितनी जल्दी बातों को पीछे लेते हैं, उसका तो एक नज़ारा आपको टेलीविजन पर देखने को मिलता होगा कि उन्होंने कई बार ये बात जुलाई में कही कि आपको वह दृश्य देखने का अवसर नहीं मिलेगा इस घटना में जो आपने साइगोन में देखा था, कि जब रूफ टॉप से यूएसए के जो एम्प्लॉइज हैं वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर भाग रहे थे। ये नज़ारा यहाँ नहीं होगा। लेकिन फिर अंत में क्या हुआ? तो जो सबसे कम अगर कमिटमेंट, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि देखिए 3 चीजें मैंने बताई, और सबसे कम अगर कमिटमेंट रहा है यूएसए का, तो डेमोक्रेसी के प्रति रहा है, ह्यूमन राइट्स के प्रति रहा है। इसने हमेशा तरजीह दी है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने पर और अपनी हेजेमनी। अब बताइए आप, कोल्ड वॉर जब 1990 में समाप्त हो गया, इसने नेटो को बनाए रखा। नेटो की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान को फिर पालने की क्या जरूरत थी? वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पर अपना वर्चस्व फैलाने का। आप देखिए, इसके साथ दिक्कत यह है कि इसकी कॉस्टली वॉर मशीनरी है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, और विभिन्न क्षेत्रों को डिस्टेबलाइज करने की क्या जरूरत थी। तो खैर, दिस इज द वन पॉइंट। अब दूसरा मुद्दा यहां पर आता है
कि व्हाई डिड डिफेंस मैकेनिज्म कोलैप्स जस्ट एट द हाउस ऑफ कार्ड्स। अब आप लोग भी ईमानदारी से बताएं कि यह अंदाजा किसी को नहीं था। 15 अगस्त को मैं आया, मैंने डेमोक्रेसी पर एक लेक्चर दिया था कि दिस वाज द थर्ड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, और आप लोगों ने उसे देखा होगा, जहां तक मुझे ध्यान है कि आप लोगों ने, बहुत अच्छे खासे लोगों ने उसे देखा। तो मुझे ये कहना है कि जब हम 15 अगस्त को इवनिंग तक, जब अचानक से उस दिन संयोग से मैं न्यूज मॉर्निंग में ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था और फिर आपका लेक्चर था, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे नहीं सका। तो इवनिंग में मैं कहीं और निकला था, तो मुझे वहां खबर मिली कि अरे अफगानिस्तान पर तालिबानी चढ़ चुके हैं। उससे पहले 2 दिन पहले तक या 1 दिन पहले तक ये देख रहे थे कि उसके बॉर्डर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता था कि कम से कम गुड सेंस प्रिवेल करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उस पर नियंत्रण लगेगा। और एक भरोसा हमें वॉरलॉर्ड से भी था। वॉरलॉर्ड से इसलिए कि जब अशरफ घनी से जब यूएसए ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो फिर अशरफ घनी ने कुछ वॉरलॉर्ड से संपर्क किया था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि कैसे ढहा, इसमें कुछ पॉइंट्स हमको बनाने हैं। मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, इंग्लिश में बोल दूंगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। एक मुद्दा हमें यह बनाना है कि यूएसए का तालिबान के साथ समझौता, तालिबान के साथ समझौता एवं अफगानिस्तान के सरकार की वैधता पर प्रश्न चिन्ह। Question. Just here I have to discuss with you. Actually, even in English, I am just going to give you the statement. In fact, USA just struck a deal with the Talibans at Doha through his, you can say, agent, and that was mediator, you can say intermediary or interlocutor. आपने नाम सुना होगा। तो जो डीलिंग हुई, उस डीलिंग में अफगानिस्तान की सरकार को जो वेटेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और वैसे भी जब हमीद करजई का 2 टेन्योर पूरा हुआ, तो फिर जो यूनिटी गवर्नमेंट बनाने की बात हुई, अशराफ घनी की भी जो सरकार थी, वो अशराफ घनी ने भी यूनिटी गवर्नमेंट बनाने में ईमानदारी से कोशिश नहीं की, और अशरफ घनी और अब्दुल्ला के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सका। इस तरह की जो अरेंजमेंट यूएसए ने भी करने चाहे, वह अरेंजमेंट सफल नहीं रहा। और सबसे बढ़कर जो 2014 के जो चुनाव हुए, उसमें पर्याप्त रीगिंग हुई थी, और उस रीगिंग के परिणाम स्वरूप अंत में स्थिति यह हो गई थी कि ऐसा पता चला कि लगभग 2 मिलियन वोटर्स नहीं वोट दिए। तो इससे क्या हुआ कि पहले ही अफगानिस्तान की सरकार की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा, और यूएसए ने एक तालिबानी जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसकी पहली बार सरकार बनी थी, तो 3 देशों ने ही मान्यता दी थी, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और यूएई। और उस सरकार को मान्यता, उस तालिबानी ग्रुप के साथ जब यूएसए ने समझौता किया और भविष्य के लिए वार्ता हुई कि एक यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी और फिर वहां इलेक्शंस कराए जाएंगे, तो एक तरह से इन थियरी इस बात को यूएसए ने स्वीकार किया कि ये जो वर्तमान सरकार है, वो वर्तमान सरकार लेजिटिमेट नहीं है। और फिर उस वार्ता में इसे कोई खास तरजीह नहीं दी गई। आप अगर ताशकंद में अगर कोई चैनल पर आप देखेंगे या पीछे जाकर अगर आप देखेंगे, तो ताशकंद में जो वार्ता हुई थी जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, तो उसमें आपको यह दिखेगा कि यूएसए की जो कोशिश थी, वह कोशिश यही रही थी कि हम पाकिस्तान को ज़्यादा तरजीह दें। और पाकिस्तान के इमरान खान ने जिस तरह से अशरफ घनी के साथ पेश आया था, वो डिप्लोमेटिक पार्लेंस में उसको, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उसको बहुत रूड कहा जाता है। तो ये चीज़ के कारण पहले ही एक तो न तो अफगानिस्तान की जनता की नज़र में और ना ही अफगानिस्तान की सेना और ब्यूरोक्रेसी की नज़र में अशरफ घनी की कोई खास इज्जत थी। दूसरी बात,
मैं आपको बताना चाहूंगा वह है कि वास्तविक सैन्य तैयारी की कमी। वास्तविक सैन्य तैयारी की कमी। अब देखिए, वास्तविक सैन्य तैयारी की कमी से हमारा आशय यह है कि बार बार कहा जाता है, आज जो बाइडेन ये बार बार कंप्लेन करते हैं कि यूएसए ने लगभग $2 ट्रिलियन खर्च किया अफगानिस्तान में, $89 बिलियन केवल आर्मी की ट्रेनिंग पर की गई, नॉट टू स्पीक ऑफ द वेपन्स वगैरह, इन सब के बारे में छोड़ें, केवल आर्मी की ट्रेनिंग पर $89 बिलियन खर्च की गई। वह आर्मी क्यों नहीं सस्टेन कर सकी और क्यों हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर गई? तो मैं आपको यह बताना चाहता कि जब 2001 में अमेरिका ने जब अफगानिस्तान को लिया, तो अफगानिस्तान में जो अरेंजमेंट हुआ, जो करप्शन हुआ, मिस गवर्नेंस हुआ, उसके लिए आज जो बाइडेन दुनिया को कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? दुनिया तो उन्हें कंप्लेन करना चाहिए कि पिछले 20 ईयर्स से आप एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना पाए जिस व्यवस्था में प्रॉपर गवर्नेंस होता। आप तो पूरे दुनिया में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस के मसीहा बने फिरते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनसे पूछा जाए कि जब उनके नाक के नीचे जब आर्मी प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो उनकी गुप्तचर एजेंसी CIA और बाकी क्या बोल रही थी? क्यों नहीं सूचना दे रही थी कि देखिए अफगानिस्तान की सेना तैयार नहीं? अफगानिस्तान के सोल्जर्स में विल कम टू नो कि द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सिंपली द घोस्ट सोल्जर्स। घोस्ट सोल्जर्स से हमारा आशय यह है कि उसकी सैन्य क्षमता पहले दिखाई गई 3,52,000, फिर दिखाई गई 3,30,000, लेकिन एक्चुअल सैनिक उसके बहुत कम थे। अब कितने कम थे तो हमें पता नहीं, अलग अलग डेटा मिलता है। कुछ बोलते हैं कि 2,90,000 थे, कुछ बोलते हैं 2,60,000 थे, कुछ बोलते हैं कि 2 लाख से भी कम थे। ओके, तो दिस वॉज द वन फैक्टर। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर ऐसा था तो आप क्यों नहीं पहले से इस बात के प्रति सावधान हुए? दूसरी बात, तीसरी बात यहां आप देखोगे कि तीसरी बात है करप्शन, भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार में देखिए क्या है। अब कहोगे घोस्ट सोल्जर्स कहां से आए? तो सैलरी ड्रॉ कर रहे थे 3,52,000 सोल्जर्स, एक्चुअल में होंगे 2,60,000, 2,50,000 या व्हाट एवर मे बी द एक्चुअल नंबर। क्योंकि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, वो अपने सोल्जर्स को नकली काउंट कराकर वहां से पैसे ले लेते थे। मतलब दे वर नॉट दिस सोल्जर्स सिंपली एग्जिस्टिंग ओवर द पेपर, नॉट इन रियल लाइफ। और करप्शन का आलम यह था, और जिस करप्शन को प्रोत्साहन देने में उसे अब्दुल गनी भी थे, यह भी कोई दूध के धोए नहीं है। तो आप देखोगे कि करप्शन का आलम यह था कि कोई भी वहां पर फंडिंग जो बाहर से होती थी, वो फंडिंग अगर 100 रुपीज की होती थी तो 20 रुपीज ही वो पहुंच पाता था उस टारगेट तक, बीच में 80 रुपीज में से अप्रोप्रिएट होते थे। तो सबसे दुखद बात यह है कि इतनी वहां पर इतना ज्यादा आउटसाइड फ्लो था मनी का, बट स्टिल द सोल्जर्स वर नॉट गिवन द प्रॉपर सैलरी। सोल्जर्स को प्रॉपर सैलरी नहीं थी, उनके वेपन्स की जांच नहीं होती थी, उनकी आवश्यकता की या उनका जो बाकी जो सुविधाएं थी उसमें बहुत सारी कटौतियां हुई थी, उस पर प्रॉपर खर्च उन पर नहीं होता था, एंड दे फेल्ट वेरी डिमोरलाइज्ड। तो ये चीज तीसरा फैक्टर है। और चौथा फैक्टर बनता है तालिबानियों की रणनीति। एन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी ऑफ तालिबानीज। अब कहोगे भाई तालिबानियों की रणनीति क्या थी? तो देखिए, इनकी रणनीति थी, इन्होंने 2 फ्रंट पर वर्क किया, एक साइकोलॉजिकल फ्रंट पर, साइकोलॉजिकल, और दूसरा मिलिट्री फ्रंट पर। साइकोलॉजिकल फ्रंट पर इस प्रकार से कि इन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया का उपयोग किया, लेटेस्ट जिसे आप कहोगे मीडिया का यूज किया, और उसको यूज करके दुनिया को पहले ही इन्होंने जता दिया, एंड इवन टू द अफगान पीपल, कि तालिबानीज हैव कैप्चर्ड अफगानिस्तान। जबकि वो अफगानिस्तान से जिस समय दूर थे, काबुल से काफी दूर थे, और उस समय ऐसी संभावना नहीं लग रही थी, बल्कि मैं तो क्या बताऊं कि हम असेस कर रहे थे डेली बेसिस पर कि भाई वो कितना टाइम लगेगा। तो
ऐसा लगता था कि 30 डेज से पहले तो काबुल नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वी हैव वॉन द बैटल, वॉन द वॉर, नॉट बैटल, वॉर। अब मजार शरीफ वगैरह पर जब कब्जा किया तो काफी लेट है, लेकिन जारंज पर जब उनका कब्जा हुआ था उसी समय वर्चुअल उन्होंने घोषित कर दिया था कि अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में है। तो इसने बहुत ही बैड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पैदा किया। एक दूसरा कि इन्होंने जो मीडिया वॉर चलाया, सोशल मीडिया का यूज किया, उसमें अपने वेपन्स, अपने पावर को ओवर एस्टिमेटेड दिखाया। जैसे जहां सोल्जर्स, उस मीडिया को उन्होंने जानबूझकर संरक्षण दिया जो अफगानिस्तान के सोल्जर्स को भागते हुए दिखाते थे। आप देखोगे उनके जो बॉर्डर थे, आप तो उस अब देखोगे आउटसाइड बॉर्डर पर जा रहे थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जा रहे थे, वो तुर्कमेनिस्तान में भाग रहे थे, ताजिकिस्तान में। तो इससे उन्होंने एक तरह से उनमें लोगों को डिमोरलाइज कर दिया गवर्नमेंट को कि आपके सोल्जर्स भी आपके साथ नहीं, और ये आलम है कि हमारे सामने ये नहीं टिक पा रहे हैं। तो एक उनका जो ये स्ट्रेटेजी थी, ये भी वर्क कर दी। और मुझे अपना मानना है, हालांकि कोई भी चैनल ने इस बात को अभी तक नहीं कहा है, क्यों नहीं कहा है डोंट नो, शायद नोटिस नहीं किया है, या हो सकता है कि ये पहलू उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो। मतलब बार बार ये बात कही जाती है कि तालिबानीज में पाकिस्तानी का केवल फाइनेंशियल सपोर्ट है या वेपन्स का सपोर्ट है। मैं नहीं मानता, मुझे लगता है कि कुछ तालिबानी कैडर्स में पाकिस्तानी सोल्जर्स भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो एक्चुअल नंबर पहले सुनते थे 60,000, आज सुन रहे हैं 2 लाख। ठीक है, रिक्रूटमेंट किया, इतनी तेजी से कैसे कर दिया। दूसरी बात है कि पाकिस्तान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। जो कश्मीर पर उन्होंने हमला किया था तो उस समय भी उन्होंने यही दिखाया था कि अफगान मुजाहिदीन है अंडर अकबर खान, बट यू नो इट वॉज इन द गाइज ऑफ द ट्राइबल चीफ्स, देयर वेर अ लार्ज नंबर ऑफ अफगान सोल्जर्स। तो ये बात बहुत कन्विंसिंग नहीं लगती है। और वही बात 96 में भी हुआ था, जब तालिबानियों ने कब्जा किया था, उसमें बहुत सारे यू कैन से पाकिस्तानी सोल्जर्स भी उनके साथ थे। तो एक तो मुझे ये फैक्टर लगता है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मुझे लगता है कि जब यूएसए ने अपना हाथ खींच लिया तो बहुत कम लोग इस पर ध्यान दे रहे, इस पहलू पर, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब उसने अपना हाथ खींच लिया पाकिस्तान ने, सॉरी, तो एक के लिए मुझे जगह नहीं मिल पा रही, मैं इसको थोड़ा सा एक पॉइंट बनाना चाहता। तो एक फैक्टर जो काम कर रहा है वह था फेलियर ऑफ वॉरलॉर्ड्स, फेलियर ऑफ वॉरलॉर्ड्स। वॉरलॉर्ड्स, ये फेलियर ऑफ वॉरलॉर्ड से मतलब है कि उस समय बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में ट्राइबल मुजाहिदीन ग्रुप काम कर रहे जो जिनके अपने मिलिशिया हैं। अमेरिका भी उनको डिसआर्म नहीं करवा पाई थी। पहले तो यही तय हुआ था कि ये सब धीरे धीरे यूनिटी गवर्नमेंट में आएंगे और अपने वेपन्स को सरेंडर करेंगे, और उनकी सेना राजधानी में नहीं रहेगी। चलिए, राजधानी से बाहर तो गई, लेकिन उन्होंने अपना वेपन्स नहीं छोड़ा था। आज जब क्राइसिस हुई अशराफ गनी को, तो अशराफ गनी ने उन्हीं से कांटेक्ट किया, जिसमें आप देखोगे एक अब्दुल रसीम दोस्तुम थे जो पुराने तालिबानियों के बहुत कट्टर शत्रु रहे थे। तो वो थे, उनका मैं कुछ आपको दिखाता हूं जगह का नाम। ये जो आप जगह देख रहे हो, एक मिनट, ये मैं आपको जगह दिखाता हूं। देखिए, ये जो जगह है शिवरघान, यहां पर अब्दुल रसीम दोस्तुम का गढ़ था, और ये मजारी शरीफ था। ये मजारी शरीफ में था मोहम्मद अट्टा नूर था, वॉरलॉर्ड का नाम था मोहम्मद अट्टा नूर। यहाँ मोहम्मद रशीद दोस्तम, और ये जो हेरात आप देख रहे हो, लाइन ऑफ हेरात माना जाता था। आपने इनका नाम सुना होगा, लाइन ऑफ हेरात का, जिसका मोहम्मद एक दैट वाज द स्पेसिफिक नेम, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, आई जस्ट टेल यू। तो मुझे अभी याद आ जाएगा, मैं उसका नाम बता दूंगा। ये सब थे बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स, और ये जो वॉरलॉर्ड्स थे इनके पास अपनी मिलिशिया थी, और कहीं ना कहीं अशराफ गनी को ये लगता था कि इनकी सहायता से हम तालिबानियों को रोक पाएंगे। लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, हाँ, इनका नाम था इस्माइल खान, मोहम्मद इस्माइल खान। मोहम्मद अत्ता नूर
अब्दुल रसीम दोस्तू और इस्माइल खान, ये हेरात को संभाले हुए थे, एक सिवरगान को संभाले हुए थे और इधर एक मजार शरीफ को संभाले हुए थे। और ये तीनों दावा कर रहे थे कि हम तालिबानी को नहीं घुसने देंगे। जब तालिबानी जब आए तो इनका जो डिफेंस है वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया, ये नहीं खड़े हो सके। तो माय पॉइंट इज कि इस कारण से मैंने कितने पॉइंट आपको टोटल बताए, हमने आपको बताए कि इसके बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। आपको यूएसए की तालिबान के साथ समझौता, वास्तविक तैयारी की कमी, भ्रष्टाचार, तालिबानियों की रणनीति, और 5वां पॉइंट मैंने बताया फेलियर ऑफ वॉरलॉर्ड्स। 5 पॉइंट्स में मैंने बताए। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। ये सब अफगानिस्तान का नजारा है। साइगोन मूवमेंट अथवा स्वेज नहर मूवमेंट, ये भी मुद्दा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो मैं स्टूडेंट्स, अभी तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इतिहास में ज़्यादा घुस सकूं। अगर मैं इतिहास में थोड़ा अंदर तक जाता तो शायद आपको और भी समझ में बातें आ सकती थी, लेकिन मेरे पास अभी समय की उतनी लग्जरी है नहीं, तो मैं हिस्ट्री में बहुत अंदर तक तो नहीं जा पाऊंगा। हाँ, आपको मैं मोटे तौर पर बता देता हूं। देखो साइगोन कैपिटल था साउथ वियतनाम का, और वियतनाम का मोटे तौर पर आप कहानी यह जान ले कि यह कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का हिस्सा था। तो उसमें हुआ ऐसे कि कोल्ड वॉर चल रहा था और यूएसए में तो हमेशा से कॉन्ट्रडिक्शन रहा है, पहले भी मैंने आपको बताया था। आप इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, भले ही हिस्ट्री हो या ना हो, आप वर्ल्ड हिस्ट्री अवश्य पढ़िए, क्योंकि हिस्ट्री आपको बाकी विषयों में बड़ा एक्स्ट्रा समझ देगी। आप देखोगे कि यही यूएसए है जिसने अटलांटिक चार्टर को साइन किया था। अटलांटिक चार्टर 1941 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य में ब्रिटेन को भी, प्राइम मिनिस्टर चर्चिल को भी साइन करवाया था रूजवेल्ट ने। उसमें यही वादा किया गया था कि दुनिया के जितने भी उपनिवेश हैं उनको आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा, राइट टू सेल्फ जजमेंट दिया जाएगा, अगर लेमैन टर्म में कहो तो उनको आजादी दी जाएगी, अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन यह बगुला भगत यूएसए की नीयत तब खराब हो गई जब कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब जहां पूंजीवादी सरकार, जिसको उदारवादी कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट आप कहते हो, जहां वह सरकार स्थापित होती, वहां तो बड़े उत्साह से ये फ्रीडम को मान लेता, क्योंकि फ्रीडम, इन देशों के फ्रीडम में यूएसए का फायदा था, क्योंकि उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल रहा था। जो ब्रिटेन, जो ब्रिटिश, फ्रेंच, डच ने दुनिया के बहुत सारे बाजार पर कब्जा करके बैठा हुआ था कॉलोनीज के रूप में, यूएसए को फायदा था। लेकिन जब मामला आ जाता था कम्युनिस्ट पार्टी का, तो यूएसए का नीयत बदल जाती थी और स्वतंत्रता को दबाने लगता था। उसी क्रम में चाइना के साथ भी यह हुआ था और वियतनाम के साथ मुख्य रूप से हुआ। वियतनाम को दबाने की पूरी कोशिश की गई, और उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कहानी तो बड़ी लंबी है लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वहां का एक कम्युनिस्ट लीडर हो ची मिन्ह का उद्भव हुआ, और हो ची मिन्ह ने नॉर्दर्न वियतनाम में एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वहां पर जापानी आक्रमण हुआ था और जापान ने जब कब्जा कर लिया था वियतनाम पर, तो उसी में मौका मिल गया था, क्योंकि उसमें वियतनाम की सरकार एक तरह से गौन पड़ चुकी थी। तो हो ची मिन्ह को अपनी तरक्की करने का मौका मिल गया, नॉर्दर्न वियतनाम में उसने एक सरकार को स्थापित कर दिया। मैं आपको ये बता रहा हूं, यही है वियतनाम। तो नॉर्दर्न वियतनाम में एक सरकार हनोई था, यहां स्थापित कर दिया। अब फ्रांस इसको लूज करने के लिए तैयार नहीं था, वो तुरंत साउदर्न वियतनाम पर कब्जा कर लिया। तब कंबोडिया भी इसी के अंतर्गत, लाओस और कंबोडिया भी तब वियतनाम का पार्ट हुआ करता था, और इस वियतनाम पर साउदर्न पार्ट पर उसने बाओदाई की गवर्नमेंट स्थापित कर दी। अब चूंकि पहले रसिया का सपोर्ट मिला हो ची मिन्ह को, चूंकि कम्युनिस्ट था, और फिर चाइना जब 1949 में आया तो उसने भी सपोर्ट कर दिया। खैर, पहले मिलिट्री बैटल हुआ। मिलिट्री बैटल में पहली बार, ये दुनिया की पहली कॉलोनी थी वियतनाम जिसने फ्रांस की सेना को दिएन वियन फू, एक जगह है, उसमें, उस जगह पर उसने पराजित कर दिया। तो यूएनओ में फिर वार्ता हुई, भारत ने भी बहुत उत्साह से भूमिका निभाई थी, और 1954 में फिर वियतनाम को आजाद कर देने की बात हुई थी, और हुई कि वियतनाम को 2 पार्ट में 17 पैरेलल के आधार पर बांट दिया गया, जो बहुत कष्ट हुआ हो ची मिन्ह को, क्योंकि वियतनाम, उसके विचार से कि वियतनाम की 80% पॉपुलेशन हमारे साथ है। तब उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, और 2 पार्ट में बांटकर और कहा गया कि साउदर्न वियतनाम में 2 वर्षों के बाद चुनाव कराया जाएगा। लेकिन चुनाव नहीं कराए गए,
क्योंकि यूएसए को पता था कि चुनाव होंगे, तो फिर यहाँ जो दक्षिण में जो नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट, वो हार जाएगी। चुनाव को टाला तब तक इधर नॉर्थ वियतनाम से उसने अपने वॉलंटियर्स को, जिसको वियतमिन कहा जाता था, उसको भेजना शुरू कर दिया और देखते देखते वहां पर काफी तनाव हो गया। तो जब ऐसा लगने लगा कि नॉर्थ का अब पकड़ साउथ पर बढ़ता जा रहा है, तो पहले आइजनहावर महोदय थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी थी, आइजनहावर डॉक्ट्रिन। उसमें उन्होंने एक डोमिनो सिद्धांत दिया, डोमिनो थियरी। डोमिनो थियरी में उनका ये कहना था कि अगर वियतनाम में कम्युनिस्ट स्थापित हो जाएगा तो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन काफी वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है, वैसे भी वो क्षेत्र काफी उबाल वाला क्षेत्र है, और वैसे क्षेत्र में अगर एक डोमिनो में, एक क्षेत्र में अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित होगी तो बाकी जगहों पर भी फैल जाएगी। तो पहले उसमें अपनी टांग अड़ाई आइजनहावर ने। फिर उनके उत्तराधिकारी आए जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी। अब वो आर्मी भेजी तो किससे आप लड़ोगे? पब्लिक सपोर्ट तो कम्युनिस्ट के साथ है, ओके, आप किससे युद्ध करोगे? तो उनकी सेना पर वहां पर शिकस्त मिलने लगी, क्योंकि पब्लिक कहीं ना कहीं वियतमिन के साथ थी, और वो रेवेल्स के बीच और कॉमन पीपल के बीच वो भेदभाव नहीं कर पा रहे थे। जब वो बम फेंकते या इस तरह के अगर कुछ, तो उसमें कॉमन पीपल की बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होने लगी। यूएसए की लोग भी सरकार को क्रिटिसाइज करने लगे, यूएसए खुद भी बट गया इस मुद्दे पर, वियतनाम के मुद्दे पर, और स्थिति बड़ी खराब होने लगी। उसके बाद वहां आए लिंडन जॉनसन, वो स्थिति उनके समय और भी बिगड़ती चली गई। तब अंत में आए निक्सन, और निक्सन ने वही तरीका अपनाया जो जो बाइडेन ने अपनाया था। उन्होंने कहा कि बजाय हम अपनी आर्मी को साउथ वियतनाम में रखने के, हम साउथ वियतनाम को ही इतना मजबूत बना देते हैं उसके आर्मी को कि नॉर्थ वियतनाम का सामना कर पाएगी। और उन्हें सोवियत रूस और चीन के साथ वार्ता करके बड़ी चालाकी से 1973 तक अपनी अमेरिकी सेना निकाल कर ले गए, और अभी उनका एम्बेसी भी वहाँ था, सब कुछ वहाँ था। तो वही दृश्य बार बार आपको साइगोन दिखाता है कि इस मैप पर, तो हाँ साइगोन यहाँ दिया हुआ है ना, ये देखो साइगोन है, ये सबसे साउथ में है। तो ये साइगोन में यहीं पर उनका दूतावास है, उसका दृश्य देखिए। यही लोग, हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, चूंकि उस समय तक टैंक लेकर घुस चुकी थी नॉर्थ वियतनाम की सेना, तो ये एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि एयरपोर्ट में उनका फिक्स्ड उसका पंख होता है ना, तो उसमें तो दौड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको रनवे नहीं मिला, तो वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया कि सीधा उठाए लोगों को और यहाँ से लेते हुए चले जाए। 7,000 लोगों को इवैक्यूएट करवाया और यहाँ से वो भाग कर गया। अब मैं स्टूडेंट्स एक बात, इतनी बात तो देखो, इतनी बड़ी कहानी तो नहीं, लेकिन हाँ, साउथ वियतनाम में ऐसा क्या हुआ, ये अफगानिस्तान का दृश्य है। ये दृश्य ऐसा लगता है, केवल एक ही फर्क आपको नजर आएगा कि अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर यूएसए ने अभी तक कंट्रोल नहीं खोया है। बाकी उसकी जो फ्लाइट है उसने यूएसए में भी, अफगानिस्तान में भी यूएसए चुपके से रात में कुछ उसी तरह भागा है। और वो अपने दूतावास में उसने एक तरह से देखिए अपने दूतावास में जब धुएं उठ रहे थे, स्मोक उठ रहे थे, तो बाद में पता चला कि उसके जो एम्प्लॉइज थे और उसके जो एम्बेसीज के जो मेंबर्स थे वो इतने डर गए थे कि भाई किसी समय तालिबानी इसमें घुस सकते हैं, तो डर से अपने पेपर को उन्होंने जलाया। और जो बाइडेन ने कहा था कुछ कुछ उसी गति से उनको भागना पड़ा। लेकिन मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि पत्रकारों ने या जर्नलिस्ट ने या जो जितने एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक पहलू पर अभी तक वार्ता नहीं की, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो बातें मैं बताना चाहूंगा। एक तो सुएज कैनाल शायद किसी को याद नहीं है, चाहे इसका एनालॉजी जोड़ नहीं पाए उसके साथ, या फिर साइगोन मोमेंट वो बोलते हैं बार बार, लेकिन साइगोन मोमेंट में भी यूएसए की इतनी भद नहीं पिटी थी जितनी अफगानिस्तान में पिट गई। क्यों? क्योंकि देखो, साइगोन में आपको मानना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल द जस्टिस वाज ऑन द साइड ऑफ हो ची मिन, क्योंकि वह वहां का पॉपुलर लीडर था, उसको पीपुल्स सपोर्ट था। यूएसए ने जबरन टांग अड़ाया हुआ था, वहां की जनता उसे चाहती थी। अगर निक्सन निकल गया तो उसके पास एक्सक्यूज था कि देखिए पीछे के हमारे जो प्रेडेसर्स थे, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे दूसरी पार्टी के भी थे, ये तो बहुत सहज पॉलिटिक्स में उपाय है कि अपने प्रेडेसर पर थोप दीजिए
कि हमारे जो प्रेडेसर्स थे उन्होंने स्थिति की नजाकत को नहीं समझा था। जब वहां का पॉपुलर विल था, जब हो ची मिन्ह की सरकार, तो उनको बनने देते, हमने पॉपुलर विल का सम्मान किया है, ऐसा कह के वो अपना फेस बचा सकते। लेकिन अफगानिस्तान में वो क्या कह के बचाएंगे? अफगानिस्तान में एयरक्राफ्ट के चक्के पर लोग लटक रहे हैं, जो वो कितनी ऊंचाई से वो इंसान गिरा है, आपने टीवी पर देखा है। फिर उसके गियर बॉक्स में एक इंसान का बॉडी का फ्लेश फंसा हुआ गया है अमेरिका। यह है अफगानी लोगों की बेचैनी। आप देख ही रहे, इस मैप पर देख रहे हैं कि अफगान कॉमन है, अमेरिकन नहीं है, दे आर अफगान्स, दे हैड टू फ्ली फ्रॉम देयर। खड़ा होकर एयरपोर्ट पर कहना हेल्प हेल्प हेल्प। अब क्या जवाब दोगे आप? जो बाइडेन की निर्लज्जता की तो हद हो गई। जिस समय जो बाइडेन आया था और उसने कहा था अमेरिका इज बैक, जिसमें वो बोला था, मैं स्टूडेंट्स में पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मैंने उसकी आंखों में छिपी हुई मक्कारी देखी थी। पता नहीं, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बहुत गलत हुई, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को अभी भी भुगतना पड़ा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी सही या गलत किया, तो उसके चेहरे पर एक बिलीफ लगता था, उसको अपनी गलती पर भी बिलीफ था। और डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा था, उस ये जो बाइडेन ने जो किया, उसको अपने चेहरे पर बिलीफ नहीं दिखता था। मैंने व्हाट डज ही मीन एंड व्हाट डज ही स्पीक। तो मतलब नहीं उसका इंप्रेसिव लगा। और जब उसने कहा कि हम वहां डेमोक्रेसी, सेंट्रलाइज डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने नहीं गए थे या नेशन बिल्डिंग करने नहीं गए थे, तो यही लगा कि भाई अब कैसे नहीं गए थे? आपने तो पिछले 20 ईयर से दुनिया को ठगा हुआ है। आपको क्या अधिकार बनता था यह कहने का कि आप तो या तो आतंकवाद के साथ हैं या अमेरिका के साथ? आज आप आतंकवाद को फैला के पूरी दुनिया में जा रहे हैं। हु विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट? तो मैं आपको पहली बात ये बताता हूं कि साइगोन मूवमेंट भी ये नहीं है, ये साइगोन मूवमेंट से भी वर्स्ट मूवमेंट अमेरिका के लिए। दूसरा, आप कहेंगे कि स्वेज नहर मूवमेंट, ओके, स्वेज नहर मूवमेंट आप बोलते हैं। मैं स्वेज नहर की घटना मेरे व्यूअर्स को और मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि नहीं, मैं विस्तार से तो नहीं कह पाऊंगा, सॉरी, लेकिन हां, मैं थोड़ी सी झलक दे देता हूं। स्वेज नहर का दृष्टांत हमने यहां इसलिए दिया कि स्वेज कैनाल जो क्राइसिस थी, उसने एक सुपर पावर को निगल लिया था। वो सुपर पावर था ब्रिटेन। ब्रिटेन की स्थिति तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटेन व्यवहारिक रूप में, मतलब उसका इकोनॉमिक बेसिस टूट चुका था। एक प्रतिष्ठा केवल बची हुई थी, एक धाक बची हुई थी उसकी दुनिया में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह बात स्पष्ट हो गई थी, उसकी इकोनॉमी अब सस्टेन नहीं कर सकती वॉर और मिलिट्री एक्सपेंडिचर को। इंडिया से भी उसको निकलना पड़ा। इंडिया उसका सबसे प्रेसियस ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन था, फिर भी वो इंडिया को छोड़ने के लिए विवश हुआ। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर उसका इकोनॉमिक फैक्टर भी था। तो ये तो मतलब उसका बिगिनिंग ऑफ एंड तो शुरू हो गया था पहले, लेकिन उसकी जो पूरी भद पिटी है, उसकी धाक टूटी है, या उसका दुनिया से वर्चस्व व्यावहारिक रूप में समाप्त हुआ है, या औपचारिक रूप में कह ले, औपचारिक सॉरी इनफॉर्मल सेंस, तो दैट वाज आफ्टर द सुएज कैनाल क्राइसिस। सुएज कैनाल में उसने इसी प्रकार से हमला किया था इजिप्ट के ऊपर। मैंने यहां पर एक आपको सुएज कैनाल का भी, ये देखिए सुएज कैनाल है, और ये सुएज कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था, क्योंकि अगर आप सुएज कैनाल नहीं मिलता, या पर्शियन गल्फ वाला रूट, उसमें थोड़ा लैंड आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आपको अरब सागर से सीधा ले जाता है भूमध्य सागर में, और फिर यह रूट बंद तो आपको सीधा पूरा सर्कल लेकर ऐसे जाना पड़ेगा अटलांटिक इंडियन ओशन होकर। 3 टाइम्स लार्जर पाथ ये है, लार्जर रूट है। तो इसका काफी इंपॉर्टेंस था, और ब्रिटेन ने उसको लीज पर लिया हुआ था। हमें याद है कि जब कभी किसी लेक्चर में मैं आपको सुएज कैनाल का स्टोरी बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन की सरकार वर्क कर रही थी यूएसए के इशारे पर करती रही थी। आइजनहावर प्रेसिडेंट था, वहां भी उसने अपॉर्चुनिटिज्म दिखाया। एक तरह से अगर यूएसए ने इतना एक्सट्रीम एक्शन लिया इजिप्ट के अगेंस्ट में, तो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के कारण, शीत युद्ध की राजनीति के कारण, और उस राजनीति का मुखिया स्वयं यूएसए था। लेकिन जब देखा कि ब्रिटेन अब
मुश्किल में फंस गया तो उसने अपना हाथ पीछे खींचकर यूएनओ में ब्रिटेन के और फ्रांस के और इजराइल के अगेंस्ट में वोटिंग कर दी। अब उस समय देखो वोटिंग तो कर दी, यह आश्चर्य का विषय है, और जबकि वो दोनों वीटो पावर थे, लेकिन फिर भी उनको निकलना पड़ा क्योंकि जनरल असेंबली ने 3/4 मेजोरिटी से उनको बैन कर दिया। और जब स्वेज कैनाल से वो निकले उसी समय उनकी हैसियत समाप्त हो गई दुनिया में, और जो वैक्यूम था उस वैक्यूम को भर दिया यूएसए ने। उसी समय से ये पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र पर ब्रिटेन का वर्चस्व समाप्त और यूएसए का वर्चस्व स्थापित। तो वही मैंने यहां प्रश्न उठाया है कि वॉज इट ए साइगोन मूवमेंट और वॉज इट अ सुएज कैनाल मूवमेंट। तो ये हमें तय करना पड़ेगा कि कौन सा मूवमेंट है, साइगोन मूवमेंट है, सुएज कैनाल मूवमेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूएसए का खात्मा हो गया इसके बाद? कौन भरोसा करेगा अमेरिकन प्रॉमिस पर? अब देखिए वियतनाम के लोग इतनी बातें करते हैं, आप एक बात पर गौर करके बताइए, आप लोग हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का अंतर तो बखूबी समझते हैं। वियतनाम में यूएसए को हार्ड पावर इमेज को धक्का लगा था, इसको मिलिट्री स्ट्रेंथ, और उससे पहले आपको कोरियाई संकट में भी, कोरियन क्राइसिस में भी हो चुका था 1950 से 53 के बीच, जब यूएसए को पिट गया था वहां, वियतनाम में वो पिट गया। लेकिन यहां तो उसका सॉफ्ट पावर इमेज ही चला गया। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का जो आज के बाद अगर कोई अमेरिकन बोलता है कि वी आर डेमोक्रेट, कोई अमेरिकन नहीं, वहां की गवर्नमेंट बोलती है, तो पहले दुनिया कहेंगे साइलेंट हो जाइए, आपको ये बोलने का कोई राइट नहीं है। मतलब उनका जो एक इमेज था प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के रूप में, वो इमेज उनका चला गया। तो सॉफ्ट पावर इमेज उनका गया है, और सॉफ्ट पावर इमेज गया है तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उनका कितना बुरा हाल होने वाला है वो हमें दिख रहा है। अब देखिए क्या क्या समस्या आएगी, जो मैं आपको भारत और आगे वाले में बताऊंगा। फिलहाल मैं थोड़ा 1-2 मुद्दा केवल बता देता हूं। वेस्ट एशिया में अब यूरोपियन कंट्रीज जो इनके नेटो के मेंबर्स हैं वो भरोसा नहीं करेंगे, इनके जो सबऑर्डिनेट पार्टनर हैं इन पर भरोसा नहीं करेंगे। वैसे भी ब्रिटिश सरकार अब इस बात को तलाश रही है कि बाकी नेटो पार्टनर्स के साथ ही बेहतर संबंध बनाए जाए और अमेरिका पर से भरोसा छोड़ दिया जाए, क्योंकि यह इस तरह का एक्सट्रीमिस्ट स्टेप कभी भी अपने इंटरेस्ट के लिए ले लेता है और मझधार में छोड़कर निकल जाता है। तो एक पश्चिम एशिया में जो सलेह क्षेत्र अफ्रीका का है, उस क्षेत्र में अब बाकी जो नेटो पार्टनर्स हैं वो घबराएंगे इनके साथ जाने से। ये तो हुआ नेटो पार्टनर्स की बात। और उसे आउटसाइड देखिए, चाइना का एक ग्लोबल न्यूज करके कोई एजेंसी है, कोई न्यूज़पेपर है, उसने एक न्यूज निकाला और उसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा ताइवान की तरफ कि यूएसए जो इतना जोखिम नहीं उठा सका अफगानिस्तान में, तो क्या यूएसए ताइवान में हमसे वॉर का जोखिम उठा पाएगा? मतलब चाइना ने हिंट कर दिया कि हम मिलिट्री ऑप्शन से ताइवान पर कब्जा कर लेंगे और यूएसए हमें कुछ नहीं कर पाए। ये था उसका इमेज, हार्ड पावर इमेज भी गया, सॉफ्ट पावर इमेज भी गया। ताइवान भी डरा हुआ है कि इस पर विश्वास भरोसा रखना सही है। ताइवान भी डरा हुआ है क्योंकि ताइवान के साथ पहले भी धोखा हो चुका है। जब यूएसए ताइवान के साथ खड़ा था, आप देखोगे इतिहास और राजनीति में एक उसकी पूंछ निकलती जाती है प्याज के छिलके की तरह। 1970s में कोल्ड वॉर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यूएसए ने क्या किया था? अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने चीन को अपने कैंप में ले आया था, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि चाइना वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री, बट अ रिफ्ट वाज ऑलरेडी क्रिएटेड बिटवीन रशिया एंड चाइना। चीन और सोवियत रूस के बीच पहले एक दरार पड़ चुकी थी, उसका फायदा उठाकर यूएसए ने चीन को अपने पक्ष में लिया। तो अब चीन को जब अपने पक्ष में लाया तो उसको कंसेशन दिया 1979 में। कभी मैं बताऊंगा, हेनरी किसिंगर एक महत्वपूर्ण अमेरिकन डिप्लोमेट थे, उन्हीं ने मीडिएशन किया था चाइना के बीच। माओ सेतुंग वहां का हेड था और निक्सन प्रेसिडेंट था यूएसए का। फिर कंसेशन के तौर पर यूएसए ने चीन को मान्यता दे दी। ताइवान ठगा सा खड़ा रहा कि हमने इस पर इतना भरोसा किया, इसने तो 1979 में मान्यता दे दी। और आज जो यूएसए की गतिविधि हुई है उससे तो ताइवान और भी डरा हुआ है। इससे पहले भी उसके पार्टनर्स को थोड़ा सा बहुत रिलायबल नहीं लगते थे। जैसे जब 2013 में जब लीबिया पर अटैक करने की बात थी तो बराक ओबामा थोड़ा पीछे हट रहा था,
फ्रांस और ब्रिटेन को ये बात बुरी लगी थी। और जब सीरिया पर बॉम्बार्डमेंट करने की बात 2016 में थी तो फिर वही हाल हुआ, अमेरिका पीछे हट गया। इन सभी बातों से उनके पार्टनर्स के भरोसे पर पहले से भी थोड़े बहुत टूट रहे थे, अब तो पूरी तरह टूट गया है। अब आगे इंडिया की चर्चा करेंगे, क्या क्वेड पर भरोसा करें बाकी पार्टनर्स पर, क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जाएं या अपना नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर बचाएं या अपना नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर बचाएं। तो क्या यूएसए ऐसा वर्थ है कि इसके साथ हम लोग रिस्क लें? तो दिस वाज द नेक्स्ट वन। अब ये स्वेज कैनाल का है चित्र मैंने दिया है। इस कैनाल को फिल करिए, इतनी ही चौड़ी है, कई बार तो ब्लॉकेड आ जाता है। इस बार भी पिछले साल आ गया था ना, ट्रैफिक जैम हो गया था इसमें। तो अफगानिस्तान के लोगों में चिंता और भय का कारण। अब देखिए, पुस्तकों में हम लोग डेमोक्रेसी के विषय में, फ्रीडम के विषय में, इक्वलिटी के विषय में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जो पुस्तक में लिखी होती है उसे हम फील नहीं करते हैं। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को समझाया है कि सोशल साइंस है रीड, फील एंड थिंक। कई बार फील करना आपको कष्ट देगा, लेकिन आपको ह्यूमन बनाएगा। जैसी फ्रीडम आपके क्लास 12th में लिखा हुआ है, आपके जो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें स्वतंत्रता पर एक चैप्टर दिया हुआ है। मुझे बहुत, मैं इम्प्रेस्ड हुआ उससे कि उसमें आंग सान सू की, जो म्यांमार की पॉलिटिशियन थी उस समय, उसके बारे में दिया हुआ है कि जब मिलिट्री जुंटा ने उसको गिरफ्तार कर लिया था, पहली बार की बात बता रहा हूँ, 1990 की बात बता रहा हूँ, और वहां जब उसको गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया था, ये तो सेकेंड टाइम में फिर गई है वो अंदर, मैं उससे पहले 1990 की बात बता रहा हूं। तो मिलिट्री जुंटा चाहती थी कि वो म्यांमार छोड़कर चली जाए, यानी उसमें बर्मा था, मैंने वो छोड़कर चली जाए। उसका हस्बैंड विदेश में था और वो फॉरेन ओरिजिन का, आप तो जानते ही होंगे, जिस कारण से उसको प्रेसिडेंटशिप पर भी प्रश्न लगा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो जुंटा के द्वारा लाया गया था। तो वह कैंसर से सफर कर रहा था, कुछ महीनों का मेहमान था, और जुंटा चाहती थी कि भाई यह चले जाए म्यांमार से, क्योंकि जुंटा इस बात को जानता था कि एक बार अगर ये चली जाएगी तो फिर इसको हम बैन कर देंगे यहाँ, और फिर दोबारा यहाँ नहीं आ पाएगी। बच्चे भी उसके बाहर ही थे। वो बैठकर ये सोचने लगी कि अगर हम अभी चले जाते हैं तो हम फिर फ्रीडम म्यांमार के लोगों को नहीं दिला पाएंगे और ना हम स्वतंत्रता के लिए लड़ पाएंगे, फिर मैं विदेश में ही निर्वासित रह जाऊंगी। उसने नरबंद को स्वीकार किया, विदेश जाना स्वीकार नहीं किया। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फ्रीडम लवर थी, उसके लिए फ्रीडम ही सब कुछ था। उसने फ्रीडम को फील किया था। नेल्सन मंडेला का दृष्टांत दिया हुआ है, हालांकि जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं वो उसमें नहीं है, लेकिन नेल्सन मंडेला कितने बड़े फ्रीडम लवर थे उसका एविडेंस, दृष्टांत दिया हुआ है कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के ब्लैक लीडर थे, और जब उन्होंने मूवमेंट किया था और कोर्ट जब उनको सजा दी 27 ईयर्स की, जेल में बिताए, उन्होंने कहा कि मी लॉर्ड द फ्रीडम इज द थिंग, फ्रीडम इज द कॉज, फॉर दैट आई हैव जस्ट लेड माई लाइफ, and freedom is the cause, for that I will give my life। मतलब वो फ्रीडम को महसूसा था उन लोगों ने, इतनी पीड़ा झेली, साउथ अफ्रीका को फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने दिलवाया। हम लोग पढ़ते हैं बार बार वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक मेरे मित्र थे, उन्होंने फोन किया, आई वॉज मच इम्प्रेस्ड। वो भी मतलब वो थोड़ा सा फ्रीडम लवर हैं और इंटेलेक्चुअल हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार मुझे इस बात की खुशी हुई, मैं इंडिया में हूं और इतने फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग फ्रीडम के लिए क्राई कर रहे हैं, उनके देख के पीड़ा होती। जिस समय तालिबानीज आए, चिंता का कारण यह है कि जो पहले की तालिबानी की सरकार थी उसमें 3 चीजें थी जो लोगों को डरा रही। 3 चीजें। पहली चीज कि रिवेंज का मतलब है प्रतिशोध। पहले आए, जितने एनिमी है चुन चुन के मार दिया।
तो अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जिसने यूएसए के अंतर्गत काम किया वो डरे हुए हैं कि मैं तो अब चंद दिनों का मेहमान हूं। एक तो ये बात आई है। तालिबानी कहते हैं कि देखिए आप डरिए नहीं, हम वह नहीं है जो पहले आपने देखा है, हम दूसरे हैं। ये कहते हैं हम दूसरे हैं। तो भाई आप दूसरे कैसे हैं? तो कहते हैं कि भाई हम रिवेंज नहीं लेंगे, हम एमनेस्टी देंगे। यही बात कह के वो 1996 में इन किया था और नजीबुल्लाह को जिस तरह से बेरहमी से मारा था उसे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि अपने शब्द पर कायम रहेंगे। अभी अगर वो शांत पड़े हुए हैं लोगों के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद भी, तो थैंक्स टू सोशल मीडिया और देयर एस्पिरेशन फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब देखो यहां पर दो तरह के दृष्टिकोण हैं। एक तरह का दृष्टिकोण यह कहता है कि तालिबानी बदल चुके हैं, ये 2.0 है या 1.0 नहीं है। उनका तर्क यह है कि पहले जो तालिबानी थे उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी से स्वीकृति नहीं मिली थी, अब इनको स्वीकृति लेने की जरूरत है। ये डेस्परेट हैं कि हमें कम से कम रिकॉग्निशन मिले, इसलिए ऐसा रिस्क ये नहीं लेंगे। ओके, ठीक है। दूसरा कि कहते हैं कि अब इन्होंने भी दुनिया देखी है, आज 2009 अब ये 1996 नहीं है, द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन, ये 2021 है। 25 वर्षों के बाद वो गलती को नहीं दोहराएंगे। तीसरी बात, जैसे विलियम डेलिम्पल एक हिस्टोरियन है, तो उनका मैं बुक पहले ही पढ़ता हूँ और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मुलाकात भी होती है, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। और उन्होंने उनका एक बुक 2012 में निकला था जिसमें रिटर्न ऑफ ए किंग उन्होंने कहा था। तो रिटर्न ऑफ द किंग लिखा था। उस बुक का रिलीवेंस है 2013 में मैंने लिटरेचर फेस्टिवल में गया था, तो उनका डायरेक्ट उस बुक रिव्यू, मैंने उस बुक को उन्होंने रिव्यू भी किया था, उस बुक को उन्होंने डिस्कस भी किया था और उस पर पूरा सेशन लिया था। तो और उसके बाद उस बुक को मैंने पढ़ा भी। तो वहाँ पर डेलिम्पल ने उस समय भी कहा था कि वंस अगेन, चूंकि उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अफगानियों का, वो बाहर के इंटरवेंशन को बर्दाश्त नहीं करते हैं, फिर एक बार अमेरिकन के साथ भी वही घटना घट सकती है। उस बुक में उन्होंने संकेत इस बात का पूरी तरह से किया हुआ था। तो कल मैंने देखा कि बरखा दत्त उनका इंटरव्यू ले रही थी, विलियम डेलिम्पल बोल रहे थे, उसमें उसने एक दो दूसरे मुद्दे को उठाया है। उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि देखिए, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि अभी उनको तालिबानियों को अमेरिकन वेपन्स हाथ लग गए हैं। अब अमेरिकन वेपन्स तो हाथ लगे हैं, लेकिन आप जरा कल्पना करिए, वो अपने लैंग्वेज में बोल रहे थे, मैं उसका अनुवाद बता रहा आपको, कि अपने जरा कल्पना करिए कि आपने कोई अच्छी मतलब लेटेस्ट मॉडल की टीवी खरीद ली है और उसमें आपने इंटरनेट का कनेक्शन और हर कुछ ले लिया हुआ है। तो आप देखते हैं सैटेलाइट का भी सब कुछ का, आप वहाँ पर सब कुछ, जैसे प्राइम टीवी से लेकर जितने भी अमेजॉन, सब सारी सुविधाएं उस पर मौजूद हैं, लेकिन आपने रिमोट उसका अपने दादाजी को दे दिया है। तो जब तक आप दादाजी से रिमोट नहीं लाएंगे तब तक आप उस टीवी को कैसे ऑपरेट करेंगे? तो उनका कहना है कि ठीक है, बिलियंस, कम से कम 8-9 बिलियन के कीमत के वेपन्स उनके हाथ अभी तत्काल लग गए, लेकिन क्या हो सकता है 40-50 बिलियन डॉलर भी हो, पता नहीं, उसका एक्चुअल कैलकुलेशन तो आ नहीं पाता है। तो जो जितने वेपन्स हैं वो लेटेस्ट है और अमेरिकन मेड हैं, उसको अमेरिकन एक्सपर्ट ही ऑपरेट कर सकते हैं। उनको 165 या कुछ एयरक्राफ्ट हाथ लग गए हैं, वो भी अमेरिकन ऑपरेटेड हैं, वहाँ अमेरिकन एजेंसी वर्क नहीं कर रही। तो जब तक अमेरिकन कोऑपरेशन नहीं मिलेगा तब तक वो उसका यूज नहीं कर पाएंगे जो वेपन्स उनको लगे हैं। दूसरी बात है कि 47% पॉवर्टी है अफगानिस्तान में, और वहाँ पर जो अफगान इकोनॉमी है वो बहुत तंगी और डेफिसिट में है। वहाँ पर मिस गवर्नेंस है, और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकी इकोनॉमी किसी स्टेट को फ्यूचर में भी सस्टेन नहीं कर सकती जब तक वहाँ पर मेजर डेवलपमेंट वर्क नहीं होता है। तो तालिबानी इस गवर्नमेंट को चलाएंगे कैसे जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटीज का सपोर्ट नहीं मिलेगा? और दूसरी बात है कि जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी से मान्यता नहीं मिलेगी तब तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट, IMF, वर्ल्ड बैंक को कोई भी सहायता अफगानिस्तान को फ्यूचर में नहीं मिलेगी। तो क्या तालिबानी ऐसा रिस्क लेंगे? ठीक है। दूसरा विचार कहता है कि देखिए, उनका बड़ा ही अपॉर्चुनिस्टिक टैक्टिक्स रहा है
जब दोहा में उन्होंने वार्ता की तो पहले यूएसए को विश्वास में ले लिया कि हम अब वो तालिबानी नहीं रहे। हम याद है, आप लोगों ने तो बाद में नोटिस किया होगा, 2018 से ही हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत बहुत मैगजीन्स पेपर्स में पढ़ते थे गुड तालिबानी, बैड तालिबानी, नहीं ये बैड नहीं है, ये गुड है। अब ये बैड और गुड का क्या चक्कर है, ये उस समय भी हमें बहुत भरोसा नहीं हो रहा था कि तालिबानी भी गुड हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप, इंसान बैड नहीं होता है, इंसान की आइडियोलॉजी और इंटरेस्ट बैड होता है और उसे बैड बनाता है। तो पहले हमें यह देखना है क्या तालिबानियों की आइडियोलॉजी उन्हें वो अनुमति देगी जो दुनिया ने उनसे उम्मीद लगाए बैठी है। अब इसी पर मुझे एक वाकया याद आ गया। मोहम्मद अली जिन्ना, जबकि अपने व्यक्तिगत लाइफ में वो सेकुलर थे, लेकिन बावजूद इसके मोहम्मद अली जिन्ना पर अगर आप नजर डालेंगे तो यू विल जस्ट कम टू द पॉइंट कि जब पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान बना और 11 जुलाई को उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में यह प्रॉमिस किया कि हमारा पाकिस्तान सेकुलर पाकिस्तान होगा, लेकिन वो सेकुलर पाकिस्तान नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि जिन साधनों से उन्होंने पाकिस्तान बनाया था उस साधन में ही दोष था। यानी आपने अगर बबूल का पेड़ लगाया है तो आम का फलने की उम्मीद ना लगाएं। और जिस सरकार की घोषित नीति ही है एक इस्लामिक स्टेट की, यू आर टॉकिंग अबाउट एन इस्लामिक एमिरेट, तो जब आप इस्लामिक एमिरेट बनाते हैं तो सबसे दूसरा चैलेंज तो आपका शरिया लॉ है, शरिया कानून, शरीयत कानून। ये शरिया कानून क्या है? इस्लामिक कानून है। कभी उलेमाओं ने मदीना में लिखा था, फिर समय के साथ ये बदलता गया, लेकिन आज भी इसमें इनफ महिलाओं के लिए अधिकार नहीं है। और तालिबानी आए हैं वो एक तरफ यह भी कह रहे हैं कि शरिया, हम उस तरह से शरिया पर तो स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, हाँ ये तो अब मान के चल रहे हैं कि अगर इस्लामिक एमिरेट होगा तो शरिया लॉ तो उसका पार्ट एंड पार्सल है, उसको तो हम अलग कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि हम महिलाओं को वर्क में जाने की अनुमति देंगे, एजुकेशन की अनुमति देंगे, सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। लेकिन जब वो आए तो महिलाओं ने बुर्का क्यों धारण कर लिया? वो दुकानों में बुर्का खरीदने की होड़ क्यों लग गई? महिलाएं क्यों नहीं कंफर्टेबल फील कर पा रही हैं? क्यों महिलाएं, औरतें रो रही हैं, चित्कार कर रही हैं? अफगानिस्तान में 14.2 बिलियन महिलाएं, सॉरी 40.2 मिलियन महिलाएं। अब जहां इतनी बड़ी जनसंख्या है तो अब 14.2 मिलियन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो अब आप ही बताइए कि ऐसी स्थिति में कैसी हम यह मानकर चलें कि वो महिलाओं को अच्छी सरकार देंगे, जबकि उन्होंने खुद ही कहा है कि वीमेन वे आर अलाउड टू वर्क एंड गेट एजुकेशन। व्हाई अलाउड? अलाउड क्यों? इनहेरेंट राइट क्यों नहीं? और फिर दूसरा शब्द और भी डराने वाला है कि महिलाओं को वहां सब कुछ करने की अनुमति मिलेगी जो समाज की जरूरत होगी। व्हाट डू मीन बाय सोसाइटी? इस्लामिक सोसाइटी की कौन सी जरूरत होगी जहां महिलाओं का होना होगा, ये कौन तय करेगा? तो ये एक चिंताजनक चीज है अफगानिस्तान के लोगों का। और सबसे बड़ी बात है फ्रीडम, यानी इनका क्या है? मिस गवर्नेंस एंड करप्शन। मिस गवर्नेंस एंड करप्शन। इससे पहले भी जब ये आए थे तो इनका यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा था, मतलब भ्रष्टाचार रहा था और मिस गवर्नेंस रहा था 96 से 2001 कि अगर इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो इनको गवर्नेंस की कैपेसिटी ही नहीं है। वैसे भी आप देखेंगे तो वेपन्स वेल्डर पीपल वो एसयूवी पर चल रहे हैं, सेल फोन लिए हुए हैं, 96 से ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं, लेकिन सोच तो वही है। मतलब यू विल फाइंड ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ मेडिवल आइडियोलॉजी गेटिंग मैरिड टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपको कुछ इसमें नयापन नहीं दिखता है, तो बहुत भरोसा नहीं होता है कोई बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमें यह चीज़ मान लेनी चाहिए कि अगर वो बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहेंगे तो भी नहीं ला पाएंगे। इसका दो वजह होगी, एक वजह होगी उनकी आइडियोलॉजी और दूसरी होगी उनकी इनकैपेसिटी। उनको गवर्नेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमें तो आश्चर्य हुआ कि जैसे कोई जू से कोई निकलता है और सीधा वो चला जाता है, जैसे कुछ इस तरह की बात होती है। मतलब बड़ा अजीब सा दृश्य था
कि मतलब लोग भाग रहे हैं सड़कों पर और गोलियां चल रही है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नेंस को हम कैसे उम्मीद लगा के बैठे? हमें ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई बेहतर गवर्नेंस की गुंजाइश है। वैसे अभी अंतिम रूप में कुछ भी कहना मुश्किल है, ऑप्शन तो दोनों तरह का ओपन है, तो इसलिए तो मैंने कोई क्रिटिकल ओपिनियन में रखता हूं। वो अच्छा बन के दिखाएंगे, केवल विश्वास नहीं जमता है ऐसा कि इस आइडियोलॉजी के साथ जब हाथ में गन लेकर ऐसे जंगल राज की तरह जब अभी घूमा जा रहा है, तो फिर आगे कैसे उम्मीद की जाए कि बेहतर गवर्नेंस उन्हीं तालिबानियों से निकलेगा। तो इसलिए ये 3 चीजें हैं जो अफगानिस्तान के लोगों को डराने वाली है, और अफगानिस्तान के लोगों की चिंता बहुत ही जायज है। यह दुखद बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ कंसोलिडेशन नहीं कर पा रही, उनकी इन चिंता को नहीं समझ पा रही है। जरा आप अपने आप को या हम अपने आप को उस जगह पर रखकर देखेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। अब दूसरा यहाँ पर, व्हाई एंग्जाइटी फॉर नेबर्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब नेबर्स में किन नेबर्स को एंग्जाइटीज है, तो मैं आपको बता दूं कि एंग्जाइटीज तो लगभग सारे नेबर्स को है। अगर कोई नेबर्स यह कहेंगे कि हमें एंग्जाइटीज नहीं है तो इट इज अनबिलीवेबल। इसको एंग्जाइटीज देखिए। अब यहां पर ये जब 96, अगर थोड़ा पीछे आप चले तो 1996 में जब तालिबानी राज वहां स्थापित हुआ था, और 1996 से लेकर 2001 तक तालिबानी राज रहा था, तो वहां इंडिया, ईरान और सोवियत रशिया, इन तीनों के, उसमें तो खैर सोवियत रशिया समाप्त हो गया था, रूसी गणतंत्र, रूसी रिपब्लिक, इन तीनों के लिए चिंता का विषय रहा था। ईरान की चिंता का कारण था चूंकि यह कट्टर सुन्नी थे, इन पर देवबंदी सुन्नी स्कूल का प्रभाव था, और ईरान एक शिया स्टेट था, तो उसकी चिंता का कारण था। रूसी गणतंत्र का चिंता का कारण था क्योंकि चेचेनिया में वैसे भी उसका फंडामेंटलिज्म का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, और उस समय अफगान मुजाहिदीन के द्वारा पीड़ित होने की उसकी स्मृति भी ताजी थी। और 96 में अमेरिका, यूएसए पाकिस्तान को चाबी देकर जा चुका था, तो उस समय इंडिया, रूस और ईरान तीनों ने मिलकर आपस में गठबंधन बनाया था। और चूंकि अब देखो, अब इंडिया के साथ तो एक सुविधा है, जैसे इंडिया है तो पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं जुड़ पा रहा है, लेकिन आपको इंडिया में एक चीज तो आप महसूस करोगे कि अरब सागर के रास्ते कहीं ना कहीं ईरान से उसका लिंक बन ही जाता है इंडिया का। तो इंडिया का अगर देखिए, मैं आपको अब यही बताता हूं, जैसे इंडिया है तो चलिए यहां पर इसको घेर चुका है, इस रीजन को, पाकिस्तान। इसके बाद आता है अफगानिस्तान। तो इंडिया तो यहां पर लैंड लॉक्ड होकर रह गया है, इधर कश्मीर का भी नॉर्थ का पार्ट कट चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो, अगर पीओके इंडिया के पास जो आज पीओके है वो होता, तो देखो अफगानिस्तान यहाँ जुड़ रहा है। इंडिया ओशन रूट से देखो यहाँ से जाएगा, सी रूट से, और चाबहार पोर्ट जो भी आप ईरान में देखते हो, यही इसका गेम प्लान यही था कि वह ईरान, तो इंडिया इसी ईरान के सहारे अफगानिस्तान में अपना प्रेजेंस बनाए हुए था, और कहीं ना कहीं वहां से रशिया का भी सपोर्ट था। तो रशिया, ईरान और इंडिया ने मिलकर एंटी तालिबानी गुट, जिसको नॉर्दर्न अलायंस कहते हैं, जिसको तैयार तो यूएसए ने किया था, लेकिन बाद में उसी नॉर्दर्न अलायंस का उपयोग हुआ, और उस नॉर्दर्न अलायंस का उपयोग करके ये लोग किसी प्रकार से उस संघर्ष को, बाद में उसी नॉर्दर्न अलायंस को यूएसए ने भी उपयोग किया। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि अब तक इंडिया ने प्रेजेंस बनाया हुआ था। लेकिन अब देखिए, चिंता का जो कारण है इन देशों का, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि रूस को डर है कि कजाकिस्तान में और जो बाकी जो रीजन है, जैसे आप अफगानिस्तान का इधर आपको नहीं दिख रहा है मैप में, मैं आपको पीछे दिखाता हूं, ये तो पीछे का मैप है, जैसे हम पीछे दिखाते हैं तो अब जैसे उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सब जो अगर है, ये इधर अजरबैजान है, इधर तजाकिस्तान है, तो ये क्षेत्र वैसे भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और उसे डर है रूस को कि यहाँ पर वह इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को फैला सकते हैं। लेकिन रूस यह चाहता है कि हम उनसे दोस्ती करके, अब रूस का यहाँ पर 2 इंटरेस्ट है। एक यह है कि यूएसए निकल रहा है तो राहत की सांस ले रहा है। जब तक अफगानिस्तान में यूएसए था तब तक रूस को ऐसा लगता था कि किसी प्रकार की शरारत ये कर सकता है, विशेषकर इसलिए कि दोनों के बीच तनाव था। दूसरा फायदा है कि अगर हम तालिबानियों को किसी प्रकार से समर्थन देते हैं या तालिबानियों के साथ गुडविल बना के रखते हैं, तो कम से कम इन क्षेत्रों में तालिबानी फैलने की कोशिश नहीं करेंगे। 2 इंटरेस्ट है। अब देखिए, यहां पर आप चाइना का इंटरेस्ट देखिए।
तो चाइना का इंटरेस्ट यह है कि उसका देखो यही है शिनजियांग, उसका प्रोविंस है, और शिनजियांग अफगानिस्तान से सटा हुआ है, पाकिस्तान के ही बॉर्डर पर है। तो यहाँ पर जो उइघुर्स हैं मुस्लिम्स, उनको बेसिकली अभी बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि वहाँ पर तो उसने एक तरह से कंसंट्रेशन कैंप बना रखा है। 1 मिलियन वहाँ के जो मुस्लिम्स है उसको उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में एक तरह से रखा हुआ है, और उनको काफ़ी कोर्सिव मेजर्स का प्रयोग कर रहा है, काफ़ी पीड़ित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की आलोचना हो रही है। तो उसे डर है चीन को कि अब अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आ जाएगी तो शिनजियांग में हमारा जो उइघुर्स विद्रोही हैं वो और भी ज्यादा आर्टिकुलेट हो जाएंगे, वो और भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये उसका एक डर है जो उसका नेगेटिव है। और पॉजिटिव उसको ये दिख रहा है कि उसका जो सी पेक था, जिसको BRI का जो हिस्सा था, जो उसने चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो बनाया था, तो वो कॉरिडोर जाके पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर समाप्त हो जाता था, क्योंकि उधर जो अब्दुल गनी की सरकार थी, जो अमेरिका समर्थित सरकार थी, वो सरकार उधर नहीं बढ़ने देती, और इंडिया की भी उसके साथ दोस्ती थी, एनमेज एनमी था। अब जब तालिबानी सरकार आएगी तो उसको उसका BRI प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगा, और फिर उसका सी पेक वहां तक पहुंच जाएगा। ये उसका इंटरेस्ट है। तीसरी चीज ये है कि ये पहला इंटरेस्ट है। दूसरा इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान के पास कुछ खास रिसोर्सेस भी हैं। विशेषकर आप देखेंगे तो रेयर अर्थ मेटल उसके पास काफ़ी है, और माना जाता है एस्टिमेशन के आधार पर $3 ट्रिलियन की प्रॉपर्टी वो होगी। तो चाइना को लगता है, चाइना तो इस तरह के रिसोर्सेज को जहाँ भी देखता है वहाँ पर कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। तो वह यह कोशिश कर रहा है कि हम उस भूभाग पर अपना प्रभाव बनाए रखें, उस रिसोर्सेज को हम अपने लिए यूज़ करें, और अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के नाम पर। तो ये इसका स्वार्थ है। अब ये चाइना का स्वार्थ है, लेकिन चाइना को डर है शिनजियांग का। रूस का स्वार्थ यह है कि USA गया, और यह भी स्वार्थ है कि कम से कम सेंट्रल एशिया में या ये जो तालिबानी है वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म नहीं फैलाएगा। पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा इंटरेस्ट यह है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, आप जानो, जिसको आप कहते हो डुरंड लाइन, वह डुरंड लाइन ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि उसको हमेशा लगता है कि कोई भी अगर फ्रेंडली गवर्नमेंट जो नहीं रहेगा, वो सबसे पहले हमारे डुरंड लाइन के ऊपर चैलेंज करेगा, और वो कहेगा कि डुरंड लाइन को रिवाइज करिए। तो उसका तो सबसे बड़ी चिंता अपने डुरंड लाइन को बचाने की है, नंबर 1, कि आगे कोई विवाद ना हो। दूसरा, उसे यह भी लगता है कि अगर हमें अफगानिस्तान पर पकड़ बनी रही तो कूटनीति में और मिलिट्री दोनों फील्ड में हमारी स्थिति मजबूत रहेगी, क्योंकि उस आधार पर वो इंडिया के साथ ब्लैकमेल कर सकता है, उस आधार पर USA के साथ ब्लैकमेल कर सकता है, उस आधार पर वो अपना जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बनाए रख सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान का बड़ा ही प्राइम लोकेशन है। तो यह भी उसे फायदा नजर आ रहा है। नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि जैसे हक्कानी ग्रुप है या बहुत इस तरह के ग्रुप है, तो जब जब अफगानिस्तान में इस तरह का इस्लामिक फंडामेंटलिज्म आया है तो सबसे अधिक कैजुअलिटीज पाकिस्तान में हुई है, क्योंकि बहुत सारे टेरर नेटवर्क पाकिस्तान में फैलते हैं जो पाकिस्तान के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे पहले आप देखोगे जब रशिया के अगेंस्ट में जिस समय इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को शह मिली थी, और जब जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट घोषित किया था और एक नई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुस्लिम शरीयत लॉ को लागू किया था, तो उस शरीयत लॉ में आपको देखकर आश्चर्य होगा कि उस समय पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इस्लामाइजेशन हुआ, इतने सारे फंडामेंटलिस्ट ग्रुप अस्तित्व में आ गए जिसका अनुमान स्वयं पाकिस्तान को भी नहीं था। और उससे भी आप थोड़ा पीछे चलें तो वैसे जनरल जियाउल हक ने तो उसको व्यावहारिकता का जामा पहनाया, लेकिन सबसे पहले इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देने वाला जो वो महत्वपूर्ण नेता था उसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, जबकि वो खुद सेकुलर टेम्परामेंट का था, वो एक वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर था, सब कुछ था, उसी की बेटी बेनजीर भुट्टो। तो वो, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को विशेषकर नॉर्थ वेस्ट में, जिसको आप कहते हो आज खैबर पख्तूनवाला, उसमें उसने प्रोत्साहन दिया था। परिणाम हुआ आप देख सकते हो कि उसका खामियाजा उसके परिवार को ही भुगतना पड़ा। वो तो खैर खुद फांसी की भेंट चढ़ा, वो तो दूसरी बात है, लेकिन बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान में उन्हीं एलिमेंट्स ने उन्हें उसकी असैसिनेशन कर दिया, हत्या कर दी। और परवेज मुशर्रफ जो वॉर अगेंस्ट टेरर लड़े थे, परवेज मुशर्रफ जो आर्मी ऑफिसर था और डिक्टेटर था पाकिस्तान का, उस पर जानलेवा हमला हुआ, बहुत मुश्किल से वो बच पाया। तो ये कहीं ना कहीं स्वयं पाकिस्तान की भी चिंता का कारण है कि अफगानिस्तान अगर तालिबान ज़्यादा आर्टिकुलेट होते हैं तो उससे क्या होगा। साउथ एशिया में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बढ़ेगा, साउथ एशिया के लिए समस्या है, और साउथ
एशिया में ही नहीं, इससे पूरे वर्ल्ड में बढ़ सकता है। लेकिन अगर तालिबानी गुड तालिबानी निकले, जैसा कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं और कुछ देशों और कुछ विचारकों को विश्वास है, तो यह स्थिति टल सकती है। परंतु आपको देखना है क्या आप कन्विंस्ड हो कि गुड तालिबानी सिद्ध होंगे, क्योंकि मीन्स सही नहीं, मेरा ये कहना है। तो ये फैक्टर यहां पर काम कर रहा है। अब एक बात, मैं कुछ क्रिटिक्स, जैसे मैंने विलियम डेलिम्पल को भी देखा है, वो हिस्टोरियन है और हिस्टोरियन हमेशा हिस्ट्री से सपोर्ट लेते हैं, तो उन्होंने एक बात कही और मुझे भी बहुत ये बात जची है कि उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो मंसूबा बांधे हुए हैं, जैसे चीन है, उसने मंसूबा बांधा हुआ है कि हम इनकी माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत करेंगे या फिर इंडिया के अगेंस्ट में स्थिति मजबूत करेंगे। रूस ने अपने मंसूबा बांधा हुआ है और पाकिस्तान ने अपना मंसूबा बांधा हुआ है। लेकिन उनका कहना है कि लोग अफगान नेस को नहीं भूल रहे हैं। अफगान नेस जो पूरे पीछे का इतिहास कहता है, जो 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, हाँ, अफगानिस्तान अगर पार्ट रहा उस एम्पायर का, जैसे मुगल एम्पायर का पार्ट रहा है, कुशाना एम्पायर का पार्ट रहा है, सो इट वॉज द वेरी नेचुरल। लेकिन जब कोई आउटसाइडर्स जबरन पेनिट्रेट करता है और घुसता है, तो अफगान उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो अफगानिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है। दूसरी बात जो विलियम डेलिम्पल ने इशारा किया है, वो कहा है कि अफगानों और पाकिस्तानियों में कोई अच्छे संबंध नहीं है। पख्तूने से भी आप देखोगे, अब जैसे देखिए, इमरान खान है पंजाबी, वो तालिबानी है पख्तून, और बहुत सारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो पंजाबी हैं। और पूरे पाकिस्तान का, मैंने तो आपको पाकिस्तान का हिस्ट्री भी 2 पार्ट में करवाया हुआ था, इसी चैनल पर करवाया हुआ था, पाकिस्तान के बारे में आपको बताया हुआ था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना होगा तो जरूर सुनिए, जो क्या कॉन्ट्रडिक्शन स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान की दशा एवं दिशा करके मेरे 2 पार्ट में लेक्चर है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि देखिए, पाकिस्तान पर डोमिनेट किया पहले उर्दू भाषी जो माइनॉरिटीज़ गए थे इंडिया से, जिसको आप कहते हो मुहाजिर्स, और दूसरा पंजाबी। मुहाजिर्स और पंजाबी ने मिलकर वहाँ उर्दू थोपा और पाकिस्तान को उन्होंने अपने ढंग से कंट्रोल किया। वर्चस्व पंजाबियों का आज भी है। अब तो मुहाजिर्स का वर्चस्व टूट चुका, लेकिन अब पंजाबियों का वर्चस्व आज भी है। कुछ कुछ सिंधियों ने वर्चस्व बनाया था, लेकिन वो वर्चस्व चल नहीं पाया। लेकिन जिसको आप पख्तून बोलते हो, तो पाकिस्तान में हमेशा आइसोलेटेड रहा है। बादशाह खान अधिकांश जेल में रहे, खान अब्दुल गफ्फार खान, और कभी भी आपको खैबर पख्तून वाला रीजन में इस्लामाबाद के प्रति मन में कभी सम्मान का भाव नहीं रहता है। हमेशा उसे वो एक शोषक समझते हैं और समझते हैं कि यह इस क्षेत्र को एक तरह से कॉलोनी की तरह इस्तेमाल करता है। तो भविष्य में जब तालिबानी पावरफुल हो जाएंगे अफगानिस्तान में, तो क्या वह पाकिस्तान के प्रति ऐसे वफादार रह जाएंगे, इस पर बहुत सारे विचारकों को शक है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स, इन तीनों को भी, रूस को, चीन को और पाकिस्तान को भी ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और अगर ज़्यादा खुशी उनको हो रही है तो पहले इतिहास के पन्नों को पलट ले। रूस तो स्वयं भुक्तभोगी है, चीन देख ले, पाकिस्तान देख ले, क्योंकि यूएसए के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने भी पनाह दी थी। ओसामा बिन लादेन को किसका प्रोडक्ट है? यूएसए के, आप कह सकते हो कि सीआईए और ये यूएसए का डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसका प्रोडक्ट था ओसामा बिन लादेन। लेकिन अंत में क्या हुआ? तो इसलिए तालिबानियों पर आप बैंक नहीं कर सकते, वो आपके पक्षधर रहेंगे। विशेषकर उनका अफगानिस्तान जब उभरेगा तो किसी को भी वो पलट कर वो और कर सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है जिसको भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट वन, अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों तथा शेष विश्व के समक्ष चुनौती, व्हाई एंग्जाइटी फॉर नेबर्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो मैंने कवर कर दिया है। और 5वां और 6ठा लास्ट है, चैलेंज बिफोर इंडिया, भारत के समक्ष चुनौती। देखो, अब जब बात भारत की आती है तो मैं स्वयं भी एक पार्टी हूं, इसलिए बड़ी हिचक होती है कि क्या बताऊं। मन में एक अफसोस भी होता है। जैसे देखो, जहां तक इंडिया की बात है तो आई हैव पर्सनली फेल्ट, अब आप लोगों का अपना स्वतंत्र निर्णय है, लीजिए। आई हैव पर्सनली फेल्ट कि प्रेजेंटली इंडियन फॉरेन पॉलिसी of 21st century, which had started from 2001 onwards, so that is simply in shambles now. मतलब ये पूरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स की गई लगती है अभी। 2001 के बाद हमने क्या किया? देखिए, 2001 के बाद हमने नॉन अलाइन, कुछ समय तो नॉन अलाइनमेंट का चलाया, चलिए, और सार्क तो कभी मजबूत बन ही नहीं पाई। 2001 के बाद हमने यूएसए पर भरोसा बहुत ज्यादा किया और करते गए धीरे धीरे। रूस के साथ हमारी दूरी बढ़ती गई। चीन को हमने मित्र बनाने की बहुत कोशिश की कई बार, लेकिन चीन कभी रिलायबल पार्टनर नहीं हुआ।
इसी बीच चीन की हैसियत काफ़ी बढ़ गई क्योंकि 2001 में चाइना बन गया WTO का मेंबर, और फिर चाइना की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो की। बिल क्लिंटन उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट था, चाइना को काफ़ी शाह मिली उसके समय, और उसकी इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर गई। चाइना बन गया इकोनॉमिक सुपर पावर, हम उससे बहुत पीछे हो गए। अब उसने क्या किया कि अपनी इन्वेस्टमेंट के बदौलत हमारे नेबरहुड में वो घुस गया और हम यूएसए पर डिपेंड करते रहे। फॉरेन पॉलिसी खैर चली जैसे तैसे हमने चलाया, विशेषकर 2014 ऑनवर्ड्स और विशेषकर 2017 ऑनवर्ड्स हम कह सकते हैं। हमने जो फॉरेन पॉलिसी का रुख अख्तियार किया है उसमें कई बार मैं स्वयं कंफ्यूज हो जाता हूं, समझ में नहीं आता है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्लियर नहीं हो पाता है। हम क्या चाहते हैं, पहले यह बहुत आवश्यक है तय करना हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम इतनी जल्दी जल्दी पॉलिसी से स्विच ओवर कर रहे हैं कि कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अब देखिए, पिछले 3-4 वर्षों से हमारी जो नीति रही है उसमें हमें अभी अधिक से अधिक देशों के कंसोलिडेशन की जरूरत है। आपको याद होगा आपकी मेमोरी में कि नॉन अलाइनमेंट को हमने लगभग त्याग दिया। हमारे पीएम का रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं हुआ। हमने कहा कि नॉन अलाइनमेंट का युग चला गया क्योंकि अब बात आ गई है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। अब दिक्कत यह है कि नॉन अलाइनमेंट नहीं है, हम उसमें कोई हमारा जोर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, और है भी तो नॉन एग्जिस्टेंट है। हमारे ही प्रयास से वो जीवित चल रहा था और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। सार्क कभी मजबूत हो ही नहीं पाया। पिछले कुछ वर्षों से भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण तो उसकी बैठक भी नहीं हो पा रही। साउथ ईस्ट एशिया के जो हमारे देश हैं, हमारे जो क्वाड पार्टनर्स हैं, उनका इंटरेस्ट साउथ चाइना सी में है। वो हमें बुलाया, हम साउथ चाइना सी में एक शिप लेकर गए और हम भी उसमें एक्टिस्ट की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साउथ चाइना सी से हमें क्या हासिल होगा ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि साउथ चाइना सी से बड़ी प्रायोरिटी हमें इस क्षेत्र में अभी है, और वो हमारे जो क्वाड के मेंबर्स हैं वो इधर इंटरेस्टेड हमारे साथ नहीं होंगे। और बाकी नेबरहुड में पिछले 2-3 वर्षों से हमारे पॉलिसी के कारण बांग्लादेश से भी थोड़ा अलगाव ही है। पाकिस्तान से तो जमकर दुश्मनी हो चुकी है। जो भी वार्ता हमारी उसकी चल रही थी, कंपोजिट वार्ता, उसके लिए भी जगह नहीं रह गई। इधर नेपाल से भी अलगाववाद का शिकार हो गया। नेपाल और हमारे बीच भी तनाव की स्थिति आ गई। पिछले साल तो काफ़ी तनाव की स्थिति आ गई थी। भूटान का तो अपना कोई ऐसा नहीं है, भूटान तो अपना है, लेकिन बाकी देश में कौन हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। अभी वर्ल्ड में मैं चारों तरफ नजर घुमाता हूं तो कोई दिखता नहीं है। अभी जब क्राइसिस अफगानिस्तान की आई तो हम लोगों ने फिर ईरान की तरफ देखा। वहां पर आप देखते हो कि ईरान में अभी इलेक्शंस हुआ है, इब्राहिम रईसी की जो सरकार बनी है, तो इंडिया ने का उसके साथ कम्युनिकेशन हुआ, बैठक हुई। हमने व्लादिमीर पुतिन से भी संपर्क साधा, रूसी गणतंत्र से, और हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज से भी संपर्क साधा। लेकिन टेक्निकली आप कहें तो हमने उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि हम उनसे प्रतिदान की उम्मीद रखें। ईरान के संदर्भ में हमारा जो प्रोजेक्ट रहा है चाबहार पोर्ट का, वो बहुत ही जिंक्स्ड रहा है, और ये अफगानिस्तान में अब जो हो गया है उस कारण से हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट, चाबहार प्रोजेक्ट, अब खटाई में लटका हुआ नजर आ रहा है। जो 2003 से ही हम लोग उस पर काम कर रहे थे, और $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो अफगानिस्तान में फंसा सा लग रहा है। अब भविष्य में देखिए क्या राह पकड़ती है। एक विचार आता है कि हम तालिबानियों से वार्ता करें। तो यहाँ पर 2 बातें हैं कि तालिबानी हमें कितना तरजीह देते हैं। कहीं ऐसा न हो कि उनको अगर चाइना का विकल्प और पाकिस्तान का प्रभाव उन पर रहे ज़्यादा तो वो हमें ज़्यादा तरजीह ही ना दें, नंबर 1। दूसरा प्रश्न, अगर चाइना तरजीह देते, एक तरह से अगर पाकिस्तान तरजीह देता है, तालिबानी अगर हमें तरजीह देते हैं और बात करना चाहते हैं, तो अगर हम उनसे बात करते हैं तो उसमें हम ये नहीं लगता इसमें पाकिस्तान कितना लीवरेज लेना चाहेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान को हम मान्यता दे दें, उनके साथ हम बात कर लें, आगे बढ़ें, और तालिबान हमको एन मौके पर हमसे हमारे बजाय उधर पाकिस्तान और चाइना की तरफ झुक जाए ज़्यादा, तो फिर हमारी स्थिति तो वहाँ भी बड़ी हास्यास्पद हो जाएगी। तो ये भी हमारे लिए एक चिंता का कारण है। दूसरी बात है कि मैंने जो महसूस किया जब हमारे प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया मैरीटाइम सिक्योरिटी का, तो मुझे उस समय लगा कि अफगानिस्तान में अभी इंडिया के भविष्य का मुद्दा उससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा था, उसको क्यों नहीं लिया गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत काबिलियत दिखाई,
उसने जानबूझकर अभी इस मुद्दे को नहीं उठाया कि तालिबानी कल को सारे देश तालिबानियों की मान्यता दे दें, जैसे वर्जन सबका चेंज लग रहा। यही बोरिस जॉनसन ने कहा था आज से 2 या 3 दिन पहले कि भाई कोई भी कंट्री तालिबान को मान्यता ना दे। मैंने परसों के स्पीच में सुना, he was giving a speech, he was making a speech in his parliament, in House of Commons, and वहां उन्होंने कहा कि I am just watching and observing Taliban, in what way it is taking action. तो मतलब वो भी वॉच एंड ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब अपने ऑप्शन को क्लोज नहीं रखा है। तो मुझे लगा कि भाई हमने बहुत काबिलियत दिखाई, क्योंकि अभी अगर हम तालिबानी को अलगाववाद का शिकार बना दें और कल को हम अलग थलग पड़ जाए, क्योंकि बाकी देश उसको मान्यता दे दें, तो ये जोर शोर से मुद्दा उठाना ठीक नहीं है। लेकिन जब कल मैंने देखा कि जब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि हक्कानी बैठे देखे गए हैं तालिबानियों के साथ, और उनका तो बैठा रहना बहुत ही लाजमी है। तो बहुत सारे हक्कानी नेटवर्क वहाँ एक्टिव है, लश्कर तैयबा एक्टिव है, और उस जगह पर आप देखेंगे जो भारत का है जैसिर मोहम्मद एक्टिव है। तो इन्होंने चिंता व्यक्त की। तो फिर मुझे लगा कि भाई अब तो ये खुलकर इन्होंने कहा, तालिबानी ने भी सुना। तो उस समय हम लोगों ने इस बात को पहले से क्यों नहीं, जब ये बात हमें खुलकर आनी थी, या तो हम कंप्लीटली साइलेंट रह जाते या फिर कंप्लीटली, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, डोंट नो कि व्हाट इज़ द फैक्ट। लेकिन हाँ, हम ये मानकर चलते हैं कि इसमें किसी एक सरकार को या किसी व्यक्ति विशेष को इसके लिए दोषी नहीं करार दिया जा सकता। हमारी जो 2001 के बाद पॉलिसी रही है, वह पॉलिसी ही कुछ प्रो अमेरिकन झुकी हुई थी, और आज यूएसए रिलायबल नहीं रह गया। क्या अब हमारे लिए उचित है कि हम क्वेड में उस पर भरोसा रखें, क्योंकि हमारा लैंड रूट जुड़ता है चाइना के साथ। अब चाइना के साथ हमारा लैंड रूट जुड़ रहा है, और चाइना इसमें थोड़ी शरारत कर सकता है। अब देखिए चाइना क्या शरारत करेगा कि वो जब देखेगा, अगर उसको तालिबानियों से वास्तव में उतना पाकिस्तान की तरह तो ना हो, लेकिन अगर तालिबानियों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हो गया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, और उन्हें आउलाइज करने में सफल रहा, तो वह इस जगह पर समस्या पैदा कर सकता है। और कश्मीर वैसे भी हमारे अलगाव वाला क्षेत्र है, तो कश्मीर में तालिबानियों ने अगर नेगेटिव रोल प्ले किया, तो हम यहाँ और यहाँ चाइना रूस और पाकिस्तान सपोर्टेड तालिबान, तो फिर हम यहाँ उलझ जाएंगे। फिर हम क्वेड में क्या करने जा रहे हैं, और जैसे ही क्वेड में जहाँ हम उपस्थिति बनाएंगे वहाँ साउथ चाइना सी में, वहाँ दूसरी तरफ चीन इधर दबाव बना सकता है। तो आई डोंट नो कि क्या है। कल हमने डिफेंस मिनिस्टर का सुना, तो उनकी चिंता जायज़ है, क्योंकि इतने सारे ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ सक्रिय हैं। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आया कि इससे पहले अभी हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर जो इतना चिंतित थे, तो अफगानिस्तान को लेकर हम क्यों नहीं इतना सीरियस मुद्दा यूएनओ में उठाया। हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी थी। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हों, जो इसको समझ रहे हैं इस टेक्निकलिटीज़ को, क्योंकि सोशल साइंस में तो कुछ भी 100% करेक्ट और कुछ भी 100% गलत नहीं है। एवरी नॉलेज पर्सपेक्टिव है। तो हो सकता है कि यह वजह हो, और वो इस बात को बेहतर एक्सप्लेन कर पाए कि हम इस मामले में अभी इनडिसाइसिव क्यों हैं। तो खैर चलिए, ये है, और बाकी सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। अब आप कहेंगे हमने वर्ल्ड डिजॉर्डर शब्द का क्यों प्रयोग किया। वर्ल्ड डिजॉर्डर शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि अभी देखिए 2010 के बाद सिचुएशंस वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे क्रम्बल कर रही है। 2008-9 के क्राइसिस के बाद जो आपका इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, इकोनॉमिक, वह वीक पड़ गया या कोलैप्स करने लगा। फिर आपने देखा कि 2 साल पहले ट्रेड वॉर छिड़ गए। फिर आ गया एक आपदा यानी पैंडेमिक, और पैंडेमिक ने दुनिया की इकोनॉमी को और भी इनवर्ड लुकिंग बना दिया। हम लोग भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ चले गए। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का कोलैप्स होने का मतलब है, या उसको कमजोर पड़ने का मतलब है, WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन और बाकी इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक फ्रंट पर काम कर रहे हैं, उनका वीक पड़ना या उनका रेलिवेंस कमजोर पड़ना, उनकी प्रासंगिकता का कम पड़ना। पैंडेमिक वगैरह आने से क्या हुआ कि और भी यह बात स्पष्ट हो गई कि जो नेशनलिज्म है
वो नेशनलिज्म और भी एग्रेसिव होकर इमर्ज कर रहा है और नेशनलिज्म और भी आर्टिकुलेट हो रहा है, राष्ट्रवाद की शक्ति ज्यादा मजबूत हो रही है। तीसरी बात आ रही है अब फंडामेंटलिज्म की। हमें याद है कि नोम चॉम्स्की एक अमेरिकन फिलोसोफर है, लिंग्विस्टिसिस्ट भी हैं और वो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तो नोम चॉम्स्की ने कहा कि दुनिया दो डेंजर के कारण दुनिया समाप्त हो सकती है। एक उन्होंने कहा न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का अगर उसका सोल्यूशन नहीं दिए तो आज न कल वो हमें वो हो जाएगा। अफगानिस्तान में अब देखने पर तो और भी डर होता है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है और इतने सारे एक्टिविटीज उसके नेबरहुड में थोड़ा सा डेंजरस तो हैं ही। और दूसरा उन्होंने कहा था इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण संकट है उसका अगर हम रास्ता नहीं निकाल पाए तो यू कैन नॉट सर्वाइव। तीसरा हमको लगता है इसके साथ अब जुड़ गया इस्लामिक ही नहीं, आप कोई भी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कर दीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। अब अफगानिस्तान में अगर वो आ गया तो उससे दुनिया के बाकी क्षेत्रों में फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, हमारे यहाँ भी मिलेगा। अब इसमें दिक्कत हमारे यहाँ यह है कि 2-3 वर्षों की नीति के कारण जो मुस्लिमों में भी और हिंदुओं में जो सेकुलर एलिमेंट्स वो हाशिए पर चले गए। अब वो काउंटर कर सकते थे बाहर से आने वाले फंडामेंटलिज्म को, लेकिन वे एलिमेंट्स अब हाशिए पर चले गए हैं। तो अगर उधर से इन्फ्लू अगर फंडामेंटलिज्म का होता है तो उसे हम कौन काउंटर करेगा? और फंडामेंटलिज्म का जवाब कभी फंडामेंटलिज्म नहीं हो सकता है। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को ही कंसोलिडेट करना पड़ेगा, सेकुलर एलिमेंट्स को ही कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारी चिंता इसलिए है। तो इसलिए जो डिजॉर्डर शब्द का हमने प्रयोग किया है, कुछ लोग तो मानते हैं कि दिस विल बी द न्यू वर्ल्ड नॉर्मल, सब ठीक हो जाएगा, इतना डूम शेयर बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ डूम शेयर नहीं बन रहे, हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि न्यू नॉर्मल है, क्योंकि कम से कम वर्ल्ड का कोई ना कोई गार्जियन होता है। हमने 2001 में यही फील किया था 11 सितंबर को, जब अमेरिका पर हमला हुआ था। तो मैं दिन भर परेशान यही सोच कर रहा कि जब यूएसए सुरक्षित नहीं है तो दुनिया में कौन सुरक्षित है। आज ऐसे लगता है जैसे घर में आप सोते हो तो आपको लगता है एक नहीं कोई गार्जियन है, एक हमारी गवर्नमेंट देख रही है, या अगर आप डिस्ट्रिक्ट में हो तो डीएम देख रहा है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देख रहा है, कोई ना कोई एक अथॉरिटी है जो देख रहा है। आज लगता है इस वर्ल्ड का अथॉरिटी कौन है, हु विल डिसाइड। पहले तो कम से कम टेररिज्म के मुद्दे पर हम पाकिस्तान को अलग थलग कर देते थे, अब कौन करेगा, कौन है गार्जियन? सब जब तालिबानियों को भी मान्यता मिलेगी और जब दुनिया में बाकी जगहों पर फंडामेंटलिज्म आएगा, इसलिए लेकिन देखिए, वी होप एंड बी पॉजिटिव, हम आशावादिता को लेकर चलें, मानकर चलें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ अच्छी दिशा में होगी, तालिबानी बहुत अच्छा हो जाएंगे, इस पर हमको भरोसा नहीं है। लेकिन हमें यह भरोसा है कि वर्ल्ड कम्युनिटी फिर एक बार जगेगा और अफगानिस्तान में कोई सम्यक रास्ता निकालेगा। और सबसे बढ़कर उन अफगानिस्तान के लोगों के लिए जो फ्रीडम लवर हैं और जिनकी स्वतंत्रता छीन गई है, उन महिलाओं के लिए जिनको बुर्का में डाल दिया गया है, उसको हम लोग महसूस करें। क्योंकि शिक्षा और जो हमारा नॉलेज है वो पुस्तकों में नहीं होना चाहिए, हमारे व्यवहार में भी दिखना चाहिए। तो आज इतना ही, हम यहीं स्टॉप कर रहे, फिर दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। आज तो ऐसी स्थिति नहीं रही कि हम मुस्कुरा कर आपका स्वागत कर सके, बट आई एम ट्राइंग एट माई बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू नेक्स्ट डे। थैंक यू।